हेलो एवरीवन, आज के इस सेशन में हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 9th बायोलॉजी के चैप्टर टिश्यूज़ का एक न्यू टॉपिक, और वो न्यू टॉपिक है प्लांट टिश्यूज़। प्रीवियस सेशन में इस चैप्टर के साथ हमने थोड़ी सी जान पहचान कर ली थी, मतलब कि हमने चैप्टर का ओवरव्यू देख लिया था। ओवरव्यू देखने के बाद चैप्टर का जो पहला टॉपिक था टिश्यूज़, हमने वो भी प्रीवियस लेक्चर में ही कवर कर लिया था। अब टिश्यूज़ एग्जैक्टली क्या होते हैं, उन्हें डिफ़ाइन कैसे किया जाता है, इन सभी पॉइंट्स के ऊपर हमने डिस्कशन कर लिया था अपने प्रीवियस लेक्चर में। तो कुल मिलाकर के पिछले लेक्चर की कहानी को पढ़ने के बाद हमें ये समझ में आया था कि जितने भी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं, चाहे वो प्लांट्स हो चाहे वो एनिमल्स हो, तो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में पाए जाते हैं टिश्यूज़। प्लांट्स में जो टिश्यूज़ पाए जाते हैं उन्हें हम बोलते हैं प्लांट टिश्यूज़, और एनिमल्स में जो टिश्यूज़ पाए जाते हैं उन्हें हम बोलते हैं एनिमल टिश्यूज़। तो कुल मिलाकर के इस चैप्टर में हमें प्लांट टिश्यूज़ और एनिमल टिश्यूज़ इन दोनों को ही पढ़ना होगा, समझना होगा। तो आइए हम शुरुआत करते हैं प्लांट टिश्यूज़ के साथ। मतलब बेटा, आज के इस सेशन में मैं आपको पढ़ाऊंगी प्लांट टिश्यूज़, और बस यही तो है हमारे आज के इस सेशन का टारगेट। होपफुली आप सभी को समझ में आया होगा। तो अब एक काम करते हैं ना, अपने इसी टारगेट को अचीव करने के लिए आइए हम करते हैं अपने सेशन की शुरुआत। सो दिस इज़ विभूति खरे, वेलकम टू डेफिनेट सक्सेस पाठशाला, एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां पर आपको प्रोवाइड करवाई जाती है एकदम क्वालिटी एजुकेशन, एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां पर एक चीज़ डेफिनेट है और वो है आप सभी की सक्सेस। तो इसी अच्छी बात से हम स्टार्ट कर लेते हैं आज का हमारा ये सेशन, जहां से हम पढ़ना शुरू करेंगे प्लांट टिश्यूज़ के कॉन्सेप्ट को। ओके, चलो आ जाओ। कहानी बच्चों, हम शुरू करते हैं आज के हमारे सेशन की प्लांट टिश्यूज़ के साथ, ठीक है। अच्छा हाँ, अब मैंने ये बोल दिया है कि आज के इस सेशन में हम प्लांट टिश्यूज़ का कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, तो इसका मतलब ये कतई नहीं है बेटा कि पूरा कॉन्सेप्ट हम आज के ही इस सेशन में कंप्लीट कर देंगे। ऐसा नहीं होगा। आधा जो कॉन्सेप्ट है वो हम आज पढ़ेंगे, और जो बचा हुआ आधा होगा ना कॉन्सेप्ट, वो अपन कवर करेंगे अपने अगले लेक्चर में। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए बेटा क्योंकि जब हम बात करते हैं ना प्लांट टिश्यूज़ की, तो जितने भी प्लांट टिश्यूज़ होते हैं ना, उन्हें हम ब्रॉडली डिवाइड कर देते हैं या कैटेगराइज कर देते हैं दो कैटेगरीज में। ध्यान से सुनना, मैंने क्या बोला कि जितने भी प्लांट टिश्यूज़ होते हैं उन्हें हम ब्रॉडली डिवाइड कर देते हैं दो ग्रुप्स में, या आप ऐसा भी बोल सकते हो जितने भी प्लांट टिश्यूज़ होते हैं उन्हें हम ब्रॉडली कैटेगराइज कर देते हैं दो कैटेगरीज में। कौन सी होती हैं वो दो कैटेगरीज? एक कैटेगरी होती है मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ की, और दूसरी कैटेगरी होती है परमानेंट टिश्यूज़ की। तो जितने भी प्लांट टिश्यूज़ हैं उन्हें हमने इन दोनों कैटेगरीज में उठा करके डिवाइड कर दिया। एक कैटेगरी बनी मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ की और दूसरी बनी परमानेंट टिश्यूज़ की। और आपको पता है क्या, ये जो परमानेंट टिश्यूज़ होते हैं ना, ये खुद आगे जाकर के दो और कैटेगरीज में डिवाइड हो जाते हैं। एक कैटेगरी होती है सिंपल परमानेंट टिश्यूज़ की, और दूसरी होती है वो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज़ की। तो मतलब ये जो कैटेगराइजेशन है ना बेटा, ये थोड़ा सा और लंबा चलता है, और इसीलिए मैंने ये डिसाइड किया है कि आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे पहली कैटेगरी के ऊपर, यानी कि आज अपन पढ़ेंगे सिर्फ और सिर्फ मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ को, और जो फिर अगला लेक्चर होगा उसमें हम बात करेंगे दूसरी कैटेगरी की, यानी कि परमानेंट टिश्यूज़ की। ऐसा इसलिए ताकि आपके ऊपर बेटा प्लांट टिश्यूज़ का ज़्यादा बर्डन ना पड़े। मैंने क्यों बोला कि आधा कॉन्सेप्ट आज पढ़ेंगे आधा अगले सेशन में, क्योंकि मैं नहीं चाहती हूँ कि आप लोग को ऐसा लगे कि मैम आपने प्लांट टिश्यूज़ स्टार्ट किया और पूरा का पूरा आज ही पढ़ा दिया। मैम क्या मतलब, शुरुआत में जो आपने पढ़ा था वो तो फिर भी समझ में आया, बाद का तो हम कंफ्यूज हो गए, बाद का हमें समझ में नहीं आया। बेटा ये बर्डन नहीं पड़ना चाहिए तुम्हारे ऊपर। पढ़ना तो है, सिलेबस तो कवर करना ही है। सिलेबस कवर करना और चीज़ों को अच्छे से समझना, बेटा इसमें ना डिफरेंस होता है। अगर समझ करके पढ़ोगे तो इंटरेस्टिंग लगेगा और याद भी रहेगा, और सिर्फ सिलेबस कंप्लीट करने के लिए बैठ करके पढ़ोगे रटोगे तो उसका कोई सेंस नहीं बनेगा बेटा। एग्जाम में आप लिख करके भले आ जाओगे लेकिन कुछ पल्ले नहीं पड़ेगा और फिर याद भी नहीं रहेगा। तो हमें ऐसे नहीं पढ़ना है ना, सिलेबस कवर करेंगे लेकिन आराम आराम से, ताकि आपके ऊपर बर्डन ना पड़े। ठीक है, तो कुल मिलाकर के कहानी
ये समझ में आई है कि आज अपन पढ़ेंगे क्या, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ को। ओके, चलो आ जाओ। अब देखो बेटा, ऐसा है कि इससे पहले कि मैं आपको मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ के बारे में ज़्यादा पढ़ाऊँ, डिटेल में पढ़ाऊँ, इसके टाइप्स में आपको पढ़ाऊँ, एक बात मैं आपको पहले से ही क्लियर कर देना चाहती हूँ कि ये जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ होते हैं ना बेटा, ये प्लांट्स के लिए, प्लांट बॉडी के लिए आप बोल सकते हो बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। अच्छा, अब इसका मतलब ये नहीं है कि आप बोलोगे कि मैम ये इंपॉर्टेंट है, मतलब परमानेंट टिश्यूज़ शायद इंपॉर्टेंट नहीं होते हैं प्लांट्स के लिए। नहीं, मैंने ऐसा नहीं बोला है। परमानेंट टिश्यूज़ भी इम्पॉर्टेंट होते हैं बेटा प्लांट्स के लिए, उनकी बॉडी के लिए। इनफैक्ट एक प्लांट बॉडी में बेटा जितने भी मेजर फंक्शंस होते हैं ना, वो ये परमानेंट टिश्यूज़ ही परफॉर्म करते हैं। चाहे फोटोसिंथेसिस करवाना हो, या प्लांट बॉडी में वाटर एंड मिनरल आयंस का कंडक्शन करवाना हो, या फूड का ट्रांसपोर्टेशन करवाना हो, बेटा ये सारे जो भी मेन फंक्शंस होते हैं ना, ये परमानेंट टिश्यूज़ ही परफॉर्म करते हैं। तो ऐसा नहीं है कि इंपॉर्टेंट नहीं है, ये भी इंपॉर्टेंट है। लेकिन मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ जो होते हैं ना, वो थोड़े से मतलब स्पेशल हो जाते हैं एक प्लांट के लिए। क्यों? क्योंकि जो वो प्लांट, जब वो बहुत छोटा सा होता है ना बेटा, छोटा मतलब जब प्लांट बहुत ही यंग स्टेज पे होता है, तो उस यंग प्लांट बॉडी के अंदर सबसे शुरुआत से ना मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ ही पाए जाते हैं। मैंने ऐसा क्यों कहा कि ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़? क्योंकि जब एक पौधा बहुत ही छोटा सा होता है, नन्हा सा होता है, उस छोटे से नन्हे से यंग प्लांट में बेटा उसकी बॉडी में ना शुरुआत से ही मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ पाए जाते हैं। और अगर मैं बोल रही हूँ कि यंग प्लांट बॉडी में टिश्यूज़, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ पाए जा रहे हैं, तो जाहिर सी बात है ना, वो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ कुछ ना कुछ तो करेंगे ना उस यंग प्लांट बॉडी के अंदर। ऐसा तो नहीं है कि बस टिश्यूज़ आकर के बैठ जाएंगे कि देखो नन्हा सा छोटा सा पौधा है, इसके अंदर आकर के बैठ जाते हैं, कौन ही देखेगा कौन ही पकड़ेगा। नहीं, अगर टिश्यूज़ पाए जा रहे हैं, है ना, अगर मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ पाए जा रहे हैं यंग प्लांट बॉडी में, तो वो कुछ ना कुछ तो करेंगे। क्या करेंगे बेटा? वो ना प्लांट बॉडी की ग्रोथ करवा देते हैं, प्राइमरी ग्रोथ। अब तुम लोग बोलोगे कि मैम प्राइमरी और सेकेंडरी ग्रोथ का मतलब क्या होता है? मतलब अगर प्राइमरी ग्रोथ है तो मतलब सेकेंडरी ग्रोथ भी होती होगी, है ना? पर वो मैं तुमको नहीं पढ़ा सकती हूँ क्योंकि अभी तुम छोटे हो। तुम पहली बार तो बेटा टिश्यूज़ का कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हो, उसमें भी अगर तुमको मैं प्राइमरी और सेकेंडरी ग्रोथ पढ़ा दूँ प्लांट बॉडी में, तो तुम्हारे जो है ना इतने पल्ले पड़ेगा नहीं। तो अगर तुम्हें बायोलॉजी अच्छी लगती है तो 10th के बाद 11th-12th में बायोलॉजी ले लेना। 11th में तुम ये चैप्टर एक बार फिर से पढ़ोगे, ऑब्वियसली इसका एडवांस लेवल पढ़ोगे, तो वहाँ पर तुमको प्राइमरी और सेकेंडरी ग्रोथ समझा दी जाएगी। लेकिन अभी मैं तुमको नहीं समझा सकती हूँ, ठीक है? बस इतना समझ लो कि एक यंग प्लांट बॉडी में पाए जाते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़, कुछ ना कुछ तो करेंगे। क्या करेंगे बेटा? तो वो प्लांट बॉडी की ग्रोथ करवा देते हैं। कैसे ग्रोथ करवा देते हैं? मान लो कि तुम गए हो नर्सरी, बेटा वो वाली नर्सरी नहीं, बच्चों वाली, कि तुम बोलो कि मैम ने कहा है कि नर्सरी जाओ, तो हम प्ले स्कूल जाकर के खड़े हो गए बच्चों के बीच में, बच्चा उठा लिया वहाँ से, किडनैप कर लिया। बेटा वो नहीं करना है। वो जहाँ पर पेड़ पौधे मिलते ना छोटे छोटे से, वो वाली नर्सरी जानी है, ठीक है? तो तुम वो पेड़ पौधों वाली बेटा नर्सरी जाओ, और वहाँ से तुम एकदम छोटू सा नन्ना सा कोई सा भी पौधा जो भी तुमको अच्छा लगता हो, जो भी प्लांट तुमको पसंद है, वो तुम उठा करके ले आओ, घर लेके आओ। घर में जो गमला होगा या जो तुम्हारा जो भी होगा, वहाँ पर उसको पौधे को तुम ले जा करके सेटल कर देना, उसको गाड़ देना, ठीक है? अब देखो होता क्या है, सबके घर की कहानी होती है ये कि हम पौधा लेके तो आ जाते हैं और फिर इसके बाद में उसको अपने घर में लगा भी देते हैं, और फिर सारी जिम्मेदारी मम्मा के ऊपर कि मम्मा तुम जानो, इसको पानी आप दे देना, अगर तेज़ बारिश हो तो इसको गमले को उठा करके साइड में रख देना, अगर बहुत तेज़ धूप पड़ रही हो मम्मी तो कपड़ा डाल देना या उसको अलग हटा के रख देना, मम्मी अब तुम जानो। यही होता है। तो तुमने भी वही किया कि तुम गमला लेकर के, मतलब तुम पौधा तो लेकर के आ गए हो नर्सरी से अपने घर में, लगा भी दिया अपने घर में, लेकिन अब पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी मम्मी की। तुम्हें याद आया कब? 1 महीने बाद कि अरे यार मैं तो एक पौधा लेकर के आया था, ज़रा मैं देखूं तो कि कहाँ है, कैसा है। तो जब तुम नर्सरी से बेटा पौधा लेकर के आए थे तो वो कुछ इतना सा था, मैंने कहा ना बहुत ही छोटा सा पौधा लेकर के आना। ये देखो लाइक दिस, दिख रहा है ये कि नहीं दिख रहा? ठीक है। तो जब तुम इसको नर्सरी से लेकर के आए थे तो ये बिल्कुल इतना सा था, छोटू सा था, और 1 महीने बाद जब तुम्हें इसकी याद आई कि अरे कुछ ऐसा तो मैंने किया था,
ज़रा मैं देख करके तो आऊँ कि कहाँ है पौधा। तो जब तुमने इस पौधे को ठीक 1 महीने बाद देखा तो तुम देख करके हैरान रह गए। क्यों हैरान रह गए? क्योंकि जब तुमने इस पौधे को देखा तो तुमने ये नोटिस किया कि यार ये तो इतना लंबा हो गया, इतना लंबा हो गया। तुमने अपनी मम्मा से पूछा कि मम्मा वो कहाँ गया छुटकू जो मैं लेकर के आया था 1 महीने पहले? तो आपकी मम्मा ने बोला कि बेटा ये वही छुटकू है, अब जो तुम्हारा छुटकू है वो बड़कू हो गया है, मतलब बड़ा हो गया है। आपने बोला कि मम्मी ये कैसे पॉसिबल है? तो मम्मी ने बोला इसमें क्या बड़ी बात है, तुम भी तो बड़े हुए हो ना भाई, पौधा है तो वो तो लंबा होगा, ग्रो करेगा, क्या बड़ी बात है। तुमने कहा यार गजब, लेकर के आए थे तो बिल्कुल इतना सा था और 1 महीने के ही टाइम पीरियड में इतना लंबा हो गया। कैसे लंबा हो गया अगर मैं तुमसे पूछूं? तो आप बोलोगे कि मैम इसकी हाइट बढ़ गई है, पहले हाइट छोटी थी 1 महीने पहले और 1 महीने बाद जो हाइट है हमारे पौधे की वो इतनी लंबी हो गई है, हाइट लंबी हो गई। मैंने तुमसे पूछा बेटा हाइट कैसे लंबी हो गई, तो तुमने बोला कि मैम लेंथ बढ़ गई है पौधे की, और क्या ही बोल सकते हैं। एग्जैक्टली, लेंथ इसकी बढ़ गई है, लेंथ इंक्रीज हो गई है। लेंथ इंक्रीज होने का मतलब क्या है? हाइट बढ़ने का मतलब क्या है? बच्चों की ग्रोथ हुई है। और ग्रोथ किसने करवाई है? मैंने क्या बताया कि जब एक प्लांट बहुत ही छोटू सा होता है ना यंग स्टेज में, तब से ही उसके अंदर मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज पाए जाते हैं। तो ये है तो कुछ ना कुछ तो करा होगा ना इनने। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज बेटा इस यंग प्लांट बॉडी में थे और उन्होंने ही कुछ करा जिससे कि अल्टीमेटली प्लांट की उसकी बॉडी की ग्रोथ हो गई, लेंथ इंक्रीज हो गई बेटा प्लांट बॉडी की। हमने बोला कि ग्रोथ हो गई, इसलिए मैंने कहा था कि ये क्या करते हैं बेटा, ग्रोथ लेकर के आते हैं यंग प्लांट बॉडी में। अब आप बोलोगे कि मैम ऐसे कैसे, मतलब हमें समझ में नहीं आया। इतना समझ में आ गया कि हाँ 1 महीने के टाइम इंटरवल में इसकी हाइट लंबी हो गई है, लेंथ बढ़ गई है ना। मैंने आपसे पूछा कि बताओ प्लांट की जो हाइट है वो लंबी कैसे हुई, प्लांट की जो हाइट है वो लंबी कैसे हुई? तो आपने बोला कि मैम प्लांट का जो स्टेम था ना, स्टेम, शूट भी बोल सकते हैं, तो मैम स्टेम की लेंथ बढ़ गई, शूट की लंबाई बढ़ गई मैम, इसीलिए जो है ना इसकी हाइट लंबी हो गई। कैसे कैसे हुआ ये? आज अपन समझते हैं। मानो बेटा कि जो तुम इस पौधे की जो अपन बात कर रहे हैं ना, ये उसका स्टेम है, ये इसका स्टेम है। 1 महीने पहले जब तुम ये पौधा लेकर के आए थे ना बेटा, तो इस पौधे का ये स्टेम है। स्टेम के अंदर क्या है? मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज के सेल्स हैं, ठीक है। ये मैं अब तुम्हारे सामने बनाने जा रही हूँ मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज के सेल्स। बेटा एक टिश्यू क्या होता है? ग्रुप ऑफ सेल्स ही ना, अपन पढ़ तो चुके हैं अपने प्रीवियस लेक्चर में। तो ये तुम्हें समझ में आ गया कि 1 महीने पहले जब हम ये पौधा लेकर के आए थे, जब हम ये प्लांट लेकर के आए थे, उस समय प्लांट का क्या है? ये स्टेम है, और स्टेम के अंदर क्या है? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के ये सेल्स हैं, ठीक है। अब देखो हुआ क्या, ये जो सेल्स थे ना बेटा, इन्होंने डिवाइड कर दिया, डिवीजन कर दिया बेटा। मानो कि ये एक सेल है, ये डिवाइड कर गया, तो इसके डिवीजन से क्या होगा? 2 नए सेल बन जाएंगे कि नहीं बन जाएंगे? अरे पिछले चैप्टर में बेटा अपन ने सेल्स के बारे में बहुत ही डिटेल में बात करी थी, वहां पर अपन ने सेल डिवीजन के भी मुद्दे को उठाया था ना। तो बस वही यहाँ पर भी लग रहा है कॉन्सेप्ट कि एक सेल है, यदि वो डिवाइड कर जाता है बेटा, तो उससे 2 नए सेल बन जाते हैं कि नहीं बन जाते हैं? तो यहाँ पर भी कुछ ऐसे ही हुआ कि यहाँ पर इस यंग प्लांट के स्टेम में जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज के जो सेल्स थे ये डिवाइड कर गए। जैसे कि ये एक सेल दिख रहा है तुमको, ये वाला, ये डिवाइड कर गया बेटा, तो इससे क्या हुआ? 2 नए सेल बन गए। जो ये वाला सेल तुमको दिख रहा है, ये वाला, ये भी डिवाइड कर गया, तो इससे 2 नए सेल बन गए, है ना। तो जितने भी तुमको यहाँ पर मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के सेल्स दिख रहा है ना बेटा, ये सब क्या करेंगे? डिवाइड कर जाएंगे। आप बोलोगे कि मैम डिवाइड क्यों कर रहे हैं? अरे यही तो खेल है। जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज होते हैं ना बेटा, ये बोलते हैं कि हमें कोई काम नहीं करना है, हमें सिर्फ डिवाइड करना है। मतलब जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज के जो सेल्स होते हैं ना, वो बोलते हैं कि हम तो है नादान परिंदे। नादान परिंदे मैंने क्यों बोला बेटा, उसका भी कोई अलग मतलब है ना, एवं नहीं बोल दिया। मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज के सेल्स बोलते हैं कि भैया हम तो है नादान परिंदे, हमें कोई मतलब नहीं है किसी से, हम तो सिर्फ क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे।
नादान परिंदे इसलिए बोला बेटा क्योंकि वाकई में मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज के सेल्स क्या होते हैं, इमेच्योर होते हैं। जैसे कि अपन को नहीं, तुम लोगों को, मैं तो बड़ी हो गई हूँ ना, तो तुम लोग अभी छोटे हो, है ना, तो तुम अगर अपने घर के किसी भी मामले में, किसी भी मुद्दे में अगर तुम लोग घुसते हो, इंटरफेयर करते हो, तो तुम्हें हमेशा इस नाम से चुप करवा दिया जाता है कि तुम चुप रहो, तुम अभी छोटे हो। इंसान बड़ा कब हो जाता है, जब उसकी नौकरी लग जाती है, जब उसकी शादी वादी हो जाती है ना, तो फिर बोलते हैं कि अरे अच्छे से बिहेव करो, तुम अब बड़े हो गए हो, तुम मैच्योर हो गए हो। तो प्लांट्स में भी तो ऐसे ही केस होता है ना, सेल्स में भी तो कुछ मतलब ऐसे ही केस होता है। जब इंसान काम करने लग जाए, जब उसकी नौकरी लग जाए, तो वो मैच्योर हो जाता है, और जब तक कि वो उसकी पढ़ाई वाली उम्र चल रही है ना, जब तक उसकी नौकरी नहीं लगी तब तक वो क्या है, छोटा है, वो इमेच्योर है। तो बेटा सेल्स में भी कुछ ऐसे ही होता है कि जब सेल्स, अभी हम बात कर रहे हैं प्लांट्स की, तो जब हम बात करते हैं किसकी, प्लांट सेल्स की, ठीक है, तो जब प्लांट सेल्स कोई स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करने लग जाते हैं, एक काम पकड़ लेते हैं कि भाई अब हमको ये करना है, तो फिर वो मैच्योर कहलाए जाते हैं। जैसे इंसानों में होता है ना, वैसे ही प्लांट सेल्स में भी होता है कि अगर इंसान काम कर रहा है तो वो मैच्योर है, और जो नहीं कर रहा, जो पढ़ लिख रहा है, वो इमेच्योर है, वो छोटा है अभी। तो वो प्लांट सेल्स जो कोई काम करने लग जाते हैं, स्पेसिफिक प्लांट मतलब स्पेसिफिक फंक्शन वो परफॉर्म करने लग जाते हैं प्लांट बॉडी में, तो उन प्लांट सेल्स को हम मैच्योर बोल देते हैं। और वो प्लांट सेल्स जो अभी प्लांट बॉडी में तो है, बट एज सच कोई स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, तो उनको हम क्या बोलते हैं, इमेच्योर सेल्स बोलते हैं। मैंने क्या बोला, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज के सेल्स क्या होते हैं, नादान परिंदे, बोले तो इमेच्योर होते हैं, इमेच्योर होते हैं। क्यों बोला बेटा मैंने इमेच्योर, क्योंकि अगर कायदे से देखा जाए तो ये जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज के जो सेल्स होते हैं ना, वो प्लांट बॉडी में बेटा एज सच कोई भी स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म नहीं करते हैं कि इनको मैं बोलूं कि जाओ प्लांट बॉडी में पानी और मिनरल आयंस का कंडक्शन करवाओ, तो ये बोलेंगे कि वो कैसे होता है, हमें नहीं पता। मैंने बोला जाओ फोटोसिंथेसिस करो, तो बोलते हैं वो कैसे होता है, हमें नहीं पता। मतलब एज सच ये प्लांट बॉडी में बेटा कोई भी स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, तो इसीलिए इनको मैं क्या बोल देती हूँ, नादान परिंदे, मतलब कि इमेच्योर। आई बात समझ में। तो ये 1 महीने पहले जो आप पौधा लेकर के आए थे, उसका ये स्टेम था, स्टेम में आपको दिख रहे हैं ये सब क्या है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज के सेल्स हैं। और ये सेल्स क्या करते हैं बेटा, ये सेल्स कर देते हैं डिवाइड। इनको हम बोलते हैं कि काहे डिवाइड कर रहे हो, रुक जाओ, तो ये बोलते हैं नहीं हम रुकेंगे नहीं, क्योंकि हम तो क्या है, नादान परिंदे, मतलब कि इमेच्योर, यानी कि हमारे पास प्लांट बॉडी में करने के लिए कोई स्पेसिफिक काम है ही नहीं, कोई स्पेसिफिक फंक्शन हमको किसी ने दिया ही नहीं है, तो हम क्या करें भाई, बैठे बैठे कुछ तो इंसान करेगा ना। तो सेल भी बोलते हैं कि बैठे बैठे कुछ तो हम काम करेंगे, क्या काम करेंगे, हम कुछ नहीं तो हम डिवाइड ही कर देंगे, दैट डिवीजन धनाधन डिवीजन, बेटा ये करते जाते हैं करते जाते हैं करते जाते हैं। इनको बोलते हैं कि भैया रुक जाओ, ये बोलते हैं कि नहीं नहीं रुकेंगे, हम तो सिर्फ क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। और लिटरली बेटा यही होता है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज के जो सेल्स होते हैं ये बस डिवाइड ही करते हैं और कुछ नहीं करते हैं। अब मान लो कि जब इन्होंने डिवाइड किया, ठीक है, तो ये नए सेल बन गए, ये नए सेल बन गए, दिख रहे हैं तुमको नए सेल। अब बेटा ये जो नए सेल बन रहे हैं, इनको प्लांट बॉडी में ही रखा जाएगा ना। मतलब जब तुम पौधे को लेकर के आए थे, उसके स्टेम की लंबाई इतनी थी, दिख रही है तुमको ये जब तुम पौधे को लेकर के आए थे ना बेटा, तो उसका स्टेम बस इतना सा था। ये बाउंड्री जो मैंने बनाई है रेड कलर से, तुमको दिख रही है ना, तो स्टेम बस इतना सा था। स्टेम के अंदर क्या थे, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज के नादान परिंदे, बोले तो सेल्स, इमेच्योर सेल्स, जिन्होंने क्या करा, डिवीजन कर दिया। डिवीजन से क्या हुआ बेटा, नए सेल्स बन गए ना। और जो नए सेल्स बन रहे हैं वो भी कैसे हैं, अरे वो भी तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के सेल्स कहलाएंगे ना बेटा। अगर मेरा कोई बॉडी का सेल सपोज स्किन सेल डिवाइड करेगा, तो डिवाइड करने के बाद जो नए सेल बनेंगे वो भी तो स्किन के ही सेल्स कहलवाएंगे ना। वो ब्लड के सेल, आरबीसी तो नहीं बन जाएगी, दिमाग लगाओ, है ना। तो यहाँ पर जो नए सेल बन रहे हैं वो भी कौन से, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के ही सेल्स बन रहे हैं। अब बेटा ये देखो, ये जो नए सेल्स बन रहे हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के, बेटा इनको कहाँ रखा जाएगा। मान लो कि तुम अपने 2 BHK के घर में रहते हो, ठीक है, और ऑलरेडी तुम्हारे घर में 10 लोग रहते हैं। अब ऊपर से क्या हुआ, मेहमान आ गए, गर्मियों की छुट्टी में देखो बुआ आ जाती है अपने बच्चों के साथ, है ना। तो अगर तुम्हारे घर में गेस्ट आ जाते हैं तो तुम क्या करोगे,
तुम बोलोगे कि भाई 2 BHK का घर है, वैसे ही 10 लोग रह रहे हैं घर में, मेहमान आ रहे, जगह नहीं है, बाहर ही रहो, ऐसा बोलोगे क्या? नहीं। एडजस्ट करोगे कि नहीं करोगे? मेहमानों को घर में लेकर के आओगे, उनको भी तुम घर में ही रखोगे, बाहर थोड़ी ना निकाल दोगे। या ऐसा तो नहीं कि खुद बाहर चले गए उनको अंदर ले आए। तो ये जो बेटा प्लांट बॉडी में जो ये नए सेल्स बन रहे हैं ना, स्टेम में जो नए सेल्स बन रहे हैं, इन सेल्स को बेटा, इन न्यू सेल्स को स्टेम में ही जगह देनी पड़ेगी, एकोमोडेशन उनका यही बनाना पड़ेगा। कैसे बनाना पड़ेगा? तो अल्टीमेटली होगा क्या बेटा? स्टेम की लेंथ बढ़ जाएगी, हाइट बढ़ जाएगी। पहले स्टेम इतना था, अब देखो जो नए सेल्स बन रहे हैं उनको रखने के लिए, उनको एकोमोडेट करने के लिए क्या हुआ, इवेंचुअली स्टेम ही लंबा हो गया कि लो भैया। मतलब ये हमारे साथ पॉसिबल नहीं है कि घर में मेहमान आ जाए तो हम क्या करेंगे, हम जो है ना अपने घर को खींच के बड़ा कर देंगे तो घर बड़ा हो जाएगा। वो हमारे साथ पॉसिबल नहीं है, लेकिन प्लांट्स में ये पॉसिबल है। प्लांट बोलते हैं कि अरे छोड़ो यार, है ना, स्टेम बोलेगा कि यार जो नए सेल्स आ रहे हैं उनको हम फेंक तो नहीं सकते, है ना, कि नए सेल्स को बोले कि निकल जाओ यहाँ से तुम लोग, हम तुमको अपने अंदर नहीं रखेंगे, ऐसा नहीं होगा। तो इन न्यूली जो फॉर्म्ड सेल्स हैं, इनको एकोमोडेट करने के लिए ही प्लांट बॉडी में क्या होगा बेटा, देखो स्टेम की जो हाइट है वो इस तरीके से ऐसे लंबी हो जाएगी ताकि नए सेल्स भी अंदर रह पाए। या आप इसको उल्टा भी ऐसे भी देख सकते हो कि नए सेल्स बन रहे हैं और उन नए सेल्स के बनने से क्या हो रहा है, देखो प्लांट के स्टेम की जो हाइट है वो देखो बढ़ गई है, इन शॉर्ट लेंथ बढ़ गई है, ग्रोथ हो गई है प्लांट बॉडी की। अभी तो तुमने फिर भी 1 महीने बाद आकर के देखा था इस पौधे को। मैं तो कहती हूँ तुम इस पौधे को ना बेटा 2 महीने बाद आकर के देखो। 2 महीने बाद जब तुम इस प्लांट बॉडी को आकर के, इस प्लांट को जब तुम देखोगे ना बेटा, तो ये तुमको और भी लंबा दिखेगा। अभी तो फिर भी इतना दिख रहा है ना, 2 महीने बाद आकर के देखो तो और लंबा हो जाएगा। अब बोलोगे कि मम्मी चल क्या रहा है, तो मम्मी बोलेंगी क्या है तुम्हें दिक्कत, भाई पौधा लेकर के आओगे तो वो तो लंबा होगा ना, लेंथ बढ़ेगी। लेंथ कैसे बढ़ेगी कि स्टेम में जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज के सेल्स हैं वो डिवाइड करेंगे बेटा। मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज के जो सेल्स होते हैं वो एक्टिवली डिवाइडिंग सेल्स होते हैं, लगातार धनाधन डिवीजन करते हैं, जिसके कारण नए 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 सेल्स बनते जाते हैं। और नए सेल्स को रखने के लिए, अकोमोडेट करवाने के लिए प्लांट बॉडी में इवेंचुअली क्या होता है, प्लांट का जो स्टेम है उसकी लंबाई बढ़ जाती है, उसकी लेंथ बढ़ जाती है कुछ इस तरीके से, है ना। और नए सेल बनेंगे, ये देखो और नए सेल बनेंगे, क्योंकि ये तो रुकने नहीं वाले, ये तो करेंगे डिवीजन, है ना। जो नए सेल बन रहे हैं बेटा वो भी बोलेंगे कि हमारे पूर्वजों ने डिवाइड किया था तो हम भी डिवाइड करेंगे। मतलब कि नए नए सेल बनते ही जाएंगे, नए नए सेल बनते ही जाएंगे। और नए 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 सेल्स को रखने के लिए देखो क्या होता जाएगा बेटा, स्टेम की लंबाई देखो कुछ इस तरीके से ऐसे बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी। ओ नो, स्टेम की लेंथ इंक्रीज हो रही है, इंक्रीज हो रही है, इंक्रीज हो रही है। तो 2 महीने बाद आकर के देखोगे ना तो पौधा इतना लंबा हो जाएगा, ग्रोथ इतनी ज्यादा हो जाएगी, स्टेम की लंबाई इतनी बढ़ जाएगी। कैसे लंबाई बढ़ रही है तुम्हें समझ में आ गया कि नहीं आ गया? बस यही तो तुम्हें समझाना था कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज करते क्या है। जो सेल्स होते हैं दे आर एक्टिवली डिवाइडिंग सेल्स, कोई काम नहीं होता है इनको और प्लांट बॉडी में, ठीक है। इसलिए इमैच्योर सेल्स कहलाते हैं, सिर्फ डिवाइड करते हैं। और डिवीजन से क्या होता है, सेल्स का नंबर बढ़ता है और उन नए सेल्स को रखने के लिए प्लांट के उस पार्ट की बेटा क्या होती है, लंबाई बढ़ जाती है, लेंथ बढ़ जाती है। तो इवेंचुअली हम बोलते हैं कि प्लांट की ग्रोथ हो गई है। मुद्दा समझ में आया? तो ये बेटा पहली आप बोल सकते हो कि प्रॉपर्टी हो गई या कैरेक्टरिस्टिक हो गई मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज के सेल्स की, कि वो क्या होते हैं, एक्टिवली डिवाइडिंग सेल्स होते हैं। क्या होते हैं बेटा, एक्टिवली डिवाइडिंग सेल्स होते हैं। ठीक है, यहाँ पे लिख दूं कि दे आर एक्टिवली डिवाइडिंग सेल्स। लगातार अंधाधुंध तरीके से क्या करते हैं, बस डिवीजन करते हैं, ऐसा कोई स्पेसिफिक फंक्शन प्लांट बॉडी में रह करके ये परफॉर्म नहीं करते हैं। ये पहली आपको प्रॉपर्टी समझ में आई है बेटा। अब सुनो दूसरी बात, ये पहली बात समझ में आ गई ना, अब सुनो दूसरी बात। अब क्योंकि मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज के सेल्स को सिर्फ और सिर्फ डिवाइड करना है, कोई और काम नहीं करना है, तो ये नालायक बेटा अपने अंदर ना फूड भी स्टोर नहीं करते हैं, फूड भी ये स्टोर नहीं करते हैं। भाई जैसे कि एक सेल है, ठीक है, एक सेल है,
वो बन गया, वो पैदा हो गया। अब उसको प्लांट बॉडी में कोई फंक्शन परफॉर्म करना है, स्पेसिफिक फंक्शन, तो जाहिर सी बात है वो क्या करेगा, अपने अंदर खाना स्टोर करके रखेगा। ये जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के सेल्स होते हैं ना, इनको ऐसा होता है कि भाई हमें तो कोई काम करना ही नहीं है, हमें तो कोई काम करना ही नहीं है, तो हम क्यों अपने अंदर फूड को स्टोर करें। अरे जाए, हमें क्या मतलब है फूड के स्टोरेज से, हमें अपने अंदर फूड स्टोर नहीं करना। वाकई में बेटा ऐसे ही होता है कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के जो सेल्स होते हैं ना, उनके अंदर फूड स्टोर नहीं होता है, कोई स्टोर्ड फूड होता ही नहीं उनके अंदर, क्योंकि उन्हें सिर्फ डिवाइड करना, उनको कुछ और काम करना ही नहीं कि वो अपने अंदर क्या करें, खाने को स्टोर। देखो कोई भी सेल अपने अंदर खाने को स्टोर क्यों करता है, ताकि उस खाने से एनर्जी डिराइव करी जा सके और उस एनर्जी से क्या करे, वो सेल फंक्शन परफॉर्म कर सके, है कि नहीं। भाई तुम खाना क्यों खाते हो, क्योंकि तुम्हें एनर्जी चाहिए, तुम्हें पढ़ना भी है, तुम्हें खेलना भी है, तुम्हें ये भी करना, तुम्हें वो भी करना, तो तुम्हें इवेंचुअली खाना खाना पड़ता है, क्योंकि तुम्हें एनर्जी चाहिए उस खाने से। तुम्हारी बॉडी क्या करेगी, उस खाने से एनर्जी निकालेगी। अब मैं ये बोल रहा हूँ कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के जो सेल्स हैं, उन्हें तो कुछ करना ही नहीं है, तो वो बोलते हैं कि भाई अगर हमें कुछ करना ही नहीं है तो एज सच हमें ज़्यादा एनर्जी की भी रिक्वायरमेंट नहीं है, और इसीलिए हमें अपने अंदर जो है ना खाने को स्टोर करने की भी ज़रूरत नहीं है, तो इसलिए इनके पास कोई भी स्टोर्ड फूड नहीं होता है। पॉइंट क्लियर। उसके अलावा इनके पास प्रोमिनेंट न्यूक्लियस एंड डेंस साइटोप्लाज्म होता है। लिख लूं फिर बताती हूं, मतलब एक्सप्लेन करती हूं। इनके अंदर बेटा मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के हर एक सेल के अंदर एक उसका प्रोमिनेंट न्यूक्लियस होता है और डेंस साइटोप्लाज्म होता है। ऐसा क्यों, देखो बेटा, जैसे कि मान लो कि ये क्या है, ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का ये एक सेल है, ठीक है, तुम्हें इसका न्यूक्लियस दिख रहा है और तुमको इसका साइटोप्लाज्म भी दिख रहा है। अब जब ये डिवाइड करेगा बेटा, तो डिवीजन से क्या होगा, दो नए सेल बनेंगे कि नहीं बनेंगे, और इन दोनों ही नए सेल्स में बेटा न्यूक्लियस होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, साइटोप्लाज्म होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, होना चाहिए ना। आप मुझे खुद बताओ कि यहाँ पर ये जो दो नए सेल बने हैं, इस सेल के डिवीजन से यहाँ पर जो दो नए सेल बने हैं, इन दोनों नए सेल के पास न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म कैसे आया। तो आप बोलोगे कि मैम ये जो सेल था ना, पेरेंट सेल, इसका न्यूक्लियस था, तो इस सेल ने क्या करा, इस पेरेंट सेल ने क्या करा, अपने न्यूक्लियस को ऐसे तोड़ दिया, स्प्लिट कर दिया, आधा आधा कर दिया, आधा न्यूक्लियस दिया इसको, आधा दिया इसको, मतलब इसने अपने न्यूक्लियस के दो हिस्से कर दिए, एक हिस्सा दिया इसको, एक हिस्सा दिया इसको। इसके पास जो साइटोप्लाज्म था, उसने अपने साइटोप्लाज्म को भी 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, एक हिस्सा दिया इस सेल को, एक हिस्सा दिया इस सेल को। मतलब कि जो दो नए सेल बन रहे हैं ना बेटा, उन दो नए सेल के पास न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म कैसे आ रहा है, तो पेरेंट जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का सेल है बेटा, उसी से आ रहा है। अब अगर मैं बोलूं कि ये जो पेरेंट सेल है बेटा, इसके खुद के पास जो है ना न्यूक्लियस नहीं है, इसके खुद के पास जो ना ज़्यादा साइटोप्लाज्म नहीं है, तो अब तुम मुझे बताओ कि अगर पेरेंट सेल के पास ही ज़्यादा साइटोप्लाज्म नहीं होगा, इतना प्रोमिनेंट न्यूक्लियस नहीं होगा, तो वो कैसे अपने बच्चों में बांटेगा, मतलब कैसे अपने डॉटर सेल्स में बांटेगा। मतलब ये तो वही वाली बात होगी कि एक अंकल जी हैं, उनके पास जो है केवल एक ही घर है और बच्चे उनके कितने हैं, 2 हैं। अब ये मुसीबत है कि अंकल को अपनी प्रॉपर्टी का बंटवारा करना है, लेकिन वो एक घर को कैसे अपने बच्चों में बांटे, 2 बच्चों में बांटे। उनके पास घर एक ही है, तो वो एक घर अपने एक ही बच्चे के नाम कर सकते हैं। जिस बच्चे के नाम वो घर होगा वो तो खुश हो जाएगा, बोलेगा वाह पापा आई लव यू, और जिस बच्चे को घर वो नहीं देंगे, वो पापा से गुस्सा हो जाएगा कि पापा आई हेट यू, भाई को जो ना घर देते मुझे तो कुछ दिया ही नहीं। अब वहीं अगर अंकल जी के पास 2 घर होते हैं, तो एक घर वो देते अपने एक लड़के को, दूसरा घर वो दे देते अपने दूसरे लड़के को, तो दोनों ही लड़के क्या बोलते, पापा वी लव यू, है कि नहीं। तो यहाँ पर भी तो वही चीज़ है ना, अंकल जी छोड़ो, प्रॉपर्टी छोड़ो, मतलब तुम लोग मुद्दा समझो कि अगर प्रॉपर्टी अंकल जी के पास ज़्यादा होगी तो ही तो वो अपने बच्चों में इक्वली उस प्रॉपर्टी को डिवाइड कर पाएंगे ना। एक और एग्जांपल देख लो, सपोज मेरे पास एक बड़ी सी चॉकलेट है, ठीक है, और मेरे पास 2 बच्चे हैं, उन दोनों बच्चों में मुझे वो चॉकलेट डिवाइड करनी है। तो अगर मेरे पास बड़ी चॉकलेट है तो दोनों, मतलब उस बड़ी चॉकलेट को मैं मस्त 2
पार्ट्स में डिवाइड करके एक पार्ट दूंगी एक बच्चे को, दूसरा दूंगी दूसरे बच्चे को, तो दोनों बच्चे खुश हो जाएंगे। अब इसका उल्टा देख लो कि मेरे पास एक छोटी सी वो है, एक्लेयर्स है, छोटी सी वो होती है ना टॉफी, एक्लेयर्स वो है। अब तुम मुझे बताओ एक्लेयर्स को मैं क्या जो है ना बांट करके किसी को दूं? चॉकलेट अगर ज़्यादा होगी तो उसका डिवीजन संभव है, और अगर मेरे पास टॉफ़ी है तो उसका मैं क्या चाकू से तोड़ूं, क्या पत्थर से तोड़ूं, क्या उसका डिवीजन कैसे होगा? तो यहाँ पर भी तो वही है, बंटवारा करने के लिए, डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए बेटा प्रॉपर्टी तो होनी चाहिए ना, चॉकलेट तो होनी चाहिए। वैसे ही अगर इस पेरेंट सेल को डिवाइड करके 2 डॉटर सेल्स बनाने हैं तो उन दोनों डॉटर सेल्स को न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म देने की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना बेटा वो इसी सेल की है। यदि इसी के पास अच्छा न्यूक्लियस नहीं हुआ, डेंस साइटोप्लाज्म नहीं हुआ बेटा, तो ये क्या खाक बांटेगा क्या अपने डॉटर सेल्स को? तो क्योंकि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के जो सेल्स होते हैं वो एक्टिवली डिवाइडिंग सेल्स होते हैं, लगातार वो क्या करते हैं बेटा डिवाइड करते हैं, और इसके चलते हर एक सेल के पास क्या होता है, प्रोमिनेंट न्यूक्लियस एंड डेंस साइटोप्लाज्म, क्योंकि हर एक सेल को आगे जा करके 2 और नए सेल बनाने, तो उन 2 नए सेल को देने के लिए पेरेंट सेल के पास न्यूक्लियस होना चाहिए और अच्छा खासा साइटोप्लाज्म होना चाहिए। आई बात समझ में? उसके अलावा चौथा पॉइंट मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि ये इमेच्योर सेल्स होते हैं, ज़्यादा इनको कुछ पड़ी नहीं होती है प्लांट बॉडी में काम करने की, ठीक है। 5वां पॉइंट ये कि इनके बीच में इंटरसेलुलर स्पेसेस नहीं होती हैं। इंटरसेलुलर स्पेसेस का मतलब पता है ना कि नहीं पता? नाम से ही बेटा समझ में आ रहा है ना कि सेल्स के बीच की जो स्पेस होती है उसको अपन इंटरसेलुलर स्पेस कहते हैं। जैसे कि ये एक सेल है, ठीक है, ये एक सेल है, ये दूसरा सेल है, तो इनके बीच की आपको जो ये स्पेस दिख रही है इसको अपन बोलते हैं इंटरसेलुलर स्पेस। लेकिन जब हम बात करते हैं किसकी, ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के सेल्स की, तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर मैंने मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के जो सेल्स हैं उनके बीच में स्पेसेस नहीं डाली हैं। क्यों नहीं डाली है? मैं भूल गई थी क्या, मैं गजनी हूँ क्या? नहीं, क्योंकि वाकई में मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के जो सेल्स होते हैं बेटा उनके बीच में एज सच इंटरसेलुलर स्पेसेस नहीं होती हैं। भाई लगातार बनते जा रहे हैं ना नए नए सेल्स, भाई डिवाइड होते जा रहे हैं, नए नए सेल्स बनते जा रहे हैं, तो सेल्स जो होते हैं वो इवेंचुअली क्या होता है, बहुत ही कॉम्पैक्टली अरेंज हो जाते हैं प्लांट बॉडी में, और इसीलिए इनके बीच में इंटरसेलुलर स्पेसेस गायब हो जाती हैं, ठीक है। अब क्योंकि ये नए सेल बने हैं और कोई काम करना नहीं है, स्टोर्ड फूड है नहीं बेटा इनके अंदर, इसके चलते क्या होता है बेटा, इनके अंदर ज़्यादा वेस्ट भी जनरेट नहीं होता है। अपन लोगों ने पिछले चैप्टर में वैक्यूल्स का कॉन्सेप्ट पढ़ा था ना। वैक्यूल्स क्या होते हैं? छोटे छोटे से कंटेनर्स होते हैं सेल के अंदर जो अपने अंदर तमाम तरह की चीज़ें स्टोर करते हैं। वेस्ट वगैरह भी क्या होता है बेटा, स्टोर सेल के वैक्यूल्स में ही होता है। तो देखा जाए तो ये जो ये क्या बोलते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के जो सेल्स होते हैं ना, नए नए सेल बने हैं, न्यूली फॉर्म्ड सेल्स होते हैं, तो इनके अंदर ज़्यादा वेस्ट जनरेट होता ही नहीं है। अब ज़्यादा वेस्ट ही जनरेट नहीं हो, जैसे कि कुछ लोग होते हैं जिनके घर में साल भर का गेहूँ एक साथ आ जाता है ना, तो उनके घर में क्या होता है, गेहूं को साल भर का गेहूं बेटा स्टोर करने के लिए बड़े बड़े ट्रंक होते हैं, इतने बड़े बड़े ट्रंक होते हैं जिसमें कि साल भर का गेहूं स्टोर हो जाता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके घरों में राशन का हर महीने सामान आता है, तो हर महीने जो है ना सामान में थोड़ा सा आटा भी आ जाता है कि अगले महीने ख़त्म होगा आटा फिर से ले आएंगे। मतलब जाहिर सी बात है ना भाई, जैसे कि मेरे घर में अगर साल भर का गेहूँ एक साथ आ रहा है तो उसको स्टोर करने के लिए मेरे पास क्या होगा, बड़ा सा ट्रंक होगा। और वहीं अगर मेरी फ्रेंड है जिसके घर में साल भर का गेहूँ लाने का कोई रोल नहीं होता है, हर महीने जो है जैसे कि तेल आता है, घी आता है, दालें आती है, वैसे ही आटा भी आ जाता है, तो वो बोलती है कि मैंने उसको बोला कि चले एक काम करते हैं अपन ट्रंक लेकर के आते हैं। उसने बोला क्यों? तो मैंने कहा अपन साल भर का गेहूँ स्टोर करेंगे। तो उसने बोला कि तेरे घर में होता होगा, मेरे घर में तो साल भर का गेहूँ आता ही नहीं है, तो मैं स्टोर क्यों करूँ, और अगर स्टोर नहीं करना है तो मैं ट्रंक भी क्यों खरीदूँ। एग्जैक्टली ये जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के सेल्स होते हैं बेटा, ये न्यूली फॉर्म्ड सेल्स होते हैं, इन्हें सिर्फ डिवाइड करना है, इनके अंदर ज़्यादा कचरा, ज़्यादा वेस्ट जनरेट होता ही नहीं है। और अगर वेस्ट ज़्यादा जनरेट नहीं हो रहा है तो स्टोर करने के लिए वैक्यूल्स भी क्यों होंगे, नहीं होंगे। तो इनके अंदर बेटा 6th पॉइंट कहीं लिख लेना कि वैक्यूल्स जो होते हैं ना वो नहीं होंगे, होंगे भी तो बहुत ही छोटे मोटे होंगे और ज़रा से होंगे, क्योंकि ज़्यादा कचरा कूड़ा जनरेट हो ही नहीं रहा है बेटा, ये तो खाना तक स्टोर नहीं कर रहे हैं पगले, तो स्टोरेज का ज़्यादा यहाँ पर कोई रोल होता नहीं, इसलिए इनके अंदर वैक्यूल्स भी नहीं पाए जाते हैं। अच्छा, जो इनकी सेल वॉल होती है, 7 पॉइंट यहाँ पर लिख दे रही हूँ,
सेल वॉल बहुत ही पतली होती है बेटा, थिन सेल वॉल होती है, सेलुलोज वगैरह की बन जाती है, ठीक है। देखो आपको बताया था मैंने प्रीवियस चैप्टर में जब अपन सेल वॉल पढ़ रहे थे कि सबसे पहले प्राइमरी सेल वॉल डेवलप होती है और फिर उसके अंदर सेकेंडरी सेल वॉल, मतलब जैसे जैसे एक प्लांट सेल मैच्योर होता जाता है तो प्राइमरी सेल वॉल के अंदर की तरफ सेकेंडरी सेल वॉल भी डेवलप हो जाती है, राइट। लेकिन यहाँ पर तो बेटा मैच्योरेशन का कोई मतलब ही नहीं है, तो इमेच्योर सेल है तो इनके अंदर सिर्फ क्या होती है, वही प्राइमरी सेल वॉल होती है, पतली सी होती है और सेलुलोज की बनी होती है, ठीक है। और कुछ पॉइंट, हाँ शेप इनका बेटा ओवल हो सकता है, पॉलीगोनल हो सकता है, स्फेरिकल हो सकता है, तो शेप की ऐसी कोई खास बात है नहीं, ठीक है। चलो, तो ये कुछ बेसिक पॉइंट्स हैं बेटा मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के सेल्स के बारे में, वो मैंने आपको यहाँ पर नोट डाउन करवा दिए हैं। अब आ जाओ अपन फटाफट से रीड कर लेते हैं जो भी अभी तक जहाँ तक अपन ने पढ़ा है। मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज इंक्लूड ग्रुप या क्लस्टर ऑफ सेल्स which remain in continuous state of division or retain their power of division। ये खास बात होती है बेटा मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के सेल्स की कि वो हमेशा क्या होते हैं, कंटिन्यूएशन, मतलब वो हमेशा वो डिवीजन के ही स्टेट में रहेंगे और लगातार क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, उनके पास हमेशा डिवाइड करने की पावर रहेगी। The cells of the meristematic tissue divide continuously and help in increasing the length and the girth of the plant। girth का मतलब क्या है बेटा, चौड़ाई। तुम जब ये पौधा लेकर के आए थे 1 महीने पहले ठीक है, तो ये छोटा सा था, 1 महीने बाद क्या हुआ, 1 महीने बाद तुमने देखा कि मैम देखो कितना लंबा हो गया, सही बात है। तुम 2 महीने बाद आकर के देखोगे तो ये पौधा और लंबा हो जाएगा। बेटा क्या सिर्फ पौधा लंबा होगा, क्या पौधा चौड़ा नहीं होगा? एक छोटा सा जो प्लांट होता है तुम उसके स्टेम को बिल्कुल अपनी उंगलियों के बीच में ला सकते हो, ऐसे जैसे कि ये स्टेम है, तुम इसको उंगलियों के बीच में जो है ना अपने ऐसे ला सकते हो। वहीं तुम जाकर के एक बैनियन ट्री देखो, मैंगो ट्री देखो, उनका जो ट्रंक होता है बेटा वो इतना चौड़ा होता है कि उंगली छोड़ो तुम्हारे दोनों हाथ के बीच में भी पेड़ का जो तना है, जो ट्रंक है, वो आ नहीं सकता। यानी कि जब ग्रोथ होती है तो ना सिर्फ लंबाई बढ़ती है बल्कि जो डायामीटर है, जो चौड़ाई है, जो गर्थ है प्लांट की बेटा, वो भी तो इंक्रीज होती है ना। तो ये ग्रोथ लेकर के आते हैं बेटा मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज, कैसे, लेंथ भी बढ़ाएंगे प्लांट की और चौड़ाई भी बढ़ा देंगे, ठीक है। मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज में बी डिफाइंड एज अ ग्रुप ऑफ या कलेक्शन ऑफ लिविंग सेल्स। भाई डिवाइड कर रहे हैं इसका मतलब क्या, लिविंग होंगे। आप बोलोगे कि मैम अरे तो सेल्स तो लिविंग ही होते हैं ना, नहीं। जब अपन प्लांट सेल्स की बात करते हैं ना बेटा, आगे जब अपन बात करेंगे ना अगले लेक्चर में परमानेंट टिश्यूज की, तो परमानेंट टिश्यूज में भी जब अपन बात करेंगे कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज की, वहाँ पे आप बहुत सारे ऐसे कुछ सेल्स देखोगे जो शुरुआत में तो प्लांट बॉडी में जिंदा होते हैं लेकिन उसके बाद में फिर वो मर जाते हैं, डेड सेल्स हो जाते हैं। तो आप बोलोगे कि मैम अगर सेल मर गए इसका मतलब वो प्लांट बॉडी में क्या ही काम करेंगे, यही तो ट्विस्ट है कहानी में। बहुत सारे प्लांट के सेल्स ऐसे होते हैं बेटा जो डेड होते हैं, एट मैच्योरिटी वो मर जाते हैं, लेकिन मरे हुए सेल्स भी प्लांट बॉडी में काम करते हैं। तो क्या हुआ, मर गए, मर के भी काम करेंगे, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर ये स्पेसिफाई करना बेटा इन केस ऑफ प्लांट्स जरूरी हो जाता है कि हाँ ये जो सेल्स हैं ये लिविंग सेल्स, क्योंकि मेजोरिटी सेल्स ऐसे भी होते हैं प्लांट बॉडी में जो मरे हुए रहते हैं, तो हमें लिखना पड़ता है कि हाँ ये लिविंग है या ये डेड सेल है। तो ये 100% क्या होते हैं बेटा, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के जो सेल्स हैं वो लिविंग सेल्स ही होते हैं, विच आर लोकेटेड एट स्पेसिफिक लोकेशंस। स्पेसिफिक लोकेशंस भी बेटा ये प्लांट बॉडी में पाए जाते हैं, हर कहीं नहीं पाए जाएंगे। एंड डिवाइड कंटिन्यूअसली टू ऐड न्यू सेल्स टू द प्लांट बॉडी, और क्योंकि ये लगातार डिवाइड करके प्लांट बॉडी में नए सेल्स ऐड करते हैं और इसलिए उस वजह से क्या होता है ये ग्रोथ भी कॉज करते हैं, लेंथ बढ़ाएंगे और गर्थ भी बढ़ा देंगे, ठीक है। चलो अब कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज। The cells of the meristematic tissues are similar in structure and have thin and elastic primary cell walls। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जैसे जैसे एक प्लांट सेल मैच्योर होता है वैसे वैसे प्राइमरी सेल वॉल के अंदर की तरफ सेकेंडरी सेल वॉल डेवलप हो जाती है। अब हम बोल ही रहे हैं कि ये क्या नादान परिंदे हैं, ये इमेच्योर सेल हैं, तो इनके पास सिर्फ क्या होगी, प्राइमरी सेल वॉल सेलुलोज की बनी हुई, वो भी कैसी होती है, थिन और इलास्टिक होती है, पतली रहेगी, इलास्टिक रहेगी। चलो, The cells may be rounded, oval, polygonal या rectangular in shape। यहाँ पर आपको दिख रहा है बेटा, ये पता है क्या है, ये आपको प्रिंट दिख रहा होगा कि ऐसा लग रहा है कि मैम मम्मी के किसी कुर्ते का जो ना प्रिंट है, बेटा ये प्रिंट नहीं है, माइक्रोस्कोप से ये देखा गया है कि ये हो ऐसे दिखते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के सेल्स। ये वाकई में बेटा क्या है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के सेल्स ही हैं।
माइक्रोस्कोपिक व्यू है इनका, देखो ऐसे दिखते हैं माइक्रोस्कोप के नीचे। इनके अंदर आपको दिख रहा होगा कि कितना प्रोमिनेंट न्यूक्लियस है हर एक सेल के अंदर, और साइटोप्लाज्म भी बहुत ही डेंस होता है। ठीक है, चलो ओके, शेप के बारे में आपको बता दिया मैंने। द प्रोटोप्लाज्म ऑफ द सेल्स इज वेरी डेंस एंड कंटेन्स few या small vacuoles और no vacuoles at all these cells do not store food। ये खाना स्टोर नहीं करेंगे, उसके अलावा इनके पास जो vacuoles होते हैं या तो होंगे ही नहीं, होंगे भी तो बहुत कम होंगे, और जो भी होंगे बहुत छोटे छोटे से होंगे। ठीक है, और प्रोटोप्लाज्म मतलब वही न्यूक्लियस और प्रोमिनेंट न्यूक्लियस होता है, जो साइटोप्लाज्म है वो बहुत ही डेंस टाइप का होता है। ठीक है, क्योंकि उनको डिवाइड करना है, तो डिवीजन के बाद जो नए सेल बनेंगे उनके पास भी न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म पहुंचना चाहिए। ये तो हो गया। फिर इसके बाद में दे आर कॉम्पैक्टली अरेंज्ड विदाउट इंटरसेलुलर स्पेसेस बिटवीन देम। आप देख सकते हो यहाँ भी कि इनके बीच में जरा भी क्या है, स्पेसेस नहीं है, कॉम्पैक्टली अरेंज्ड होते हैं, पैक्ड होते हैं। ठीक है, चलो अब जरा हम बात करते हैं, अच्छा ये पाए कहाँ जाते हैं, आ जाओ देख लो। द मेरिस्टेमेटिक सेल्स आर रिस्ट्रिक्टेड टू सर्टेन स्पेसिफिक रीजन्स विच कंटिन्यूसली एड न्यू सेल्स, विच नहीं होना चाहिए यहाँ पर, वेयर होना चाहिए, वेयर दे कंटिन्यूसली एड न्यू सेल्स टू द प्लांट बॉडी। ऐसा नहीं कि पूरी प्लांट बॉडी में ये फैल जाएंगे बेटा कि हम यहाँ भी नहीं, स्पेसिफिक लोकेशंस पर ही बेटा ये प्लांट बॉडी में पाए जाते हैं, और जहाँ भी ये पाए जाएंगे वहाँ डिवाइड करेंगे और वहाँ पर न्यू सेल्स ऐड करेंगे। ठीक है, मेरिस्टेमेटिक सेल्स हेल्प इन इंक्रीजिंग द लेंथ एंड द थिकनेस ऑफ द प्लांट, मतलब वही गर्थ, डिपेंडिंग अपॉन द पोजिशन। ये प्लांट बॉडी में कहाँ पाए जा रहे हैं उसके बेसिस पर बेटा ये 3 टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? तीन टाइप्स में आपको सबसे पहले नाम बता देती हूँ। एक टाइप होता है एपिकल मेरिस्टेम का, एक होता है इंटरकैलरी, और एक होता है लेटरल मेरिस्टेम। अच्छा नहीं लिख रही हूँ ना आज, मेरी राइटिंग बहुत ही गंदी सी आ रही है फॉर सम रीज़न, पता नहीं क्या है, जो भी है। ये है इंटरकैलरी, ठीक है ना अभी भी गंदा ही लिखा है। एनीवेज, तो कहाँ कहाँ ये आपको समझ में आ गया ना कि हर मतलब प्लांट बॉडी में हर कहीं नहीं पाए जाते हैं, स्पेसिफिक पोर्शंस में ही पाए जाते हैं, और जहाँ जहाँ ये पाए जाते हैं वहाँ वहाँ डिवाइड करके नए सेल बनाते हैं। तो बेस्ड ऑन द पोजीशन इन द प्लांट बॉडी ये 3 टाइप्स के होते हैं, एपिकल मेरिस्टेम, इंटरकैलरी मेरिस्टेम एंड लेटरल मेरिस्टेम। सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ बेटा बात एपिकल मेरिस्टेम की। आ जाओ, एपिकल का मतलब क्या होता है? एपिकल का मतलब होता है एपेक्स। एपिकल का मतलब होता है एपेक्स। एपेक्स का मतलब एपिकल वर्ड कहाँ से आया है? एपेक्स से आया है। एपेक्स का मतलब और क्या हो सकता है? टिप। जैसे कि अच्छा एक चीज़ और, जब अपन बोलते हैं कि प्लांट की ग्रोथ हो रही है, प्लांट की लेंथ बढ़ रही है, तो बेटा प्लांट की ग्रोथ या प्लांट की लेंथ इंक्रीज होने का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि प्लांट का जो स्टेम है सिर्फ उसकी हाइट बढ़ रही है, सिर्फ उसकी लेंथ बढ़ रही है। बेटा जो प्लांट की जड़ें होती हैं, जो रूट्स होती हैं, वो भी लंबी होती हैं, उनकी भी ग्रोथ होती है। दे ऑल्सो इंक्रीज इन देयर, मतलब उनमें भी उनकी लेंथ में जो है इंक्रीज देखने को मिलता है। जैसे कि मैं एक टाइम पर, जब मैं छोटी थी, तुमसे भी छोटी थी, तो मेरी जिद थी कि मम्मा मुझे घर पे ना आम का पेड़ लगाना है, क्योंकि आम सबको अच्छा लगता है ना, तो पना और मैंगो शेक एंड ये ऑल। तो मैंने बोला कि मम्मा मुझे आम का पेड़ लगाना है चाहे जो हो जाए। तो मम्मा ने बोला ऑलरेडी अमरूद का पेड़ लगा है, आम का नहीं लगा सकते। मैंने कहा क्यों नहीं लगा सकते हैं? तो उस समय मम्मा ने मुझसे एक बात बोली कि बेटा पेड़ की जो जड़ें होती हैं ना वो घर तक घुस जाती हैं, तो दिक्कत हो जाएगी। तो अब मैं छोटी थी, मुझे पल्ले नहीं पड़ा कि पेड़ की जड़ें घर तक घुस जाएंगी का क्या मतलब है। अब फिर बाद में समझ में आया कि अच्छा इससे मतलब मम्मी का ये था कि जैसे कि मान लो ये घर है और इसके आंगन में जो है यहाँ पर हमने शुरुआत में छोटा सा क्या लगाया? आम का पेड़ लगाया, ठीक है। और ये नीचे क्या है? देखो नीचे यहाँ पर पूरी मिट्टी है और मिट्टी में इसकी जड़ें ऐसी हैं, ठीक है। अब अभी तो ये पौधा बेटा छोटा सा था, अब धीरे धीरे क्या होगा? ये आम का पौधा बड़ा होगा, है ना। बड़ा होगा मतलब ग्रोथ होगी, लेंथ इसकी बढ़ेगी। तो देखो इस तरीके से इसकी लेंथ बढ़ जाएगी, लेंथ बढ़ेगी, पेड़ लंबा होता जाएगा, ठीक है। ना सिर्फ लंबा होगा, जो डायामीटर है बेटा, जो चौड़ाई है, जो थिकनेस है, जो गर्थ है, वो भी देखो आम के पेड़ की क्या होगी? बढ़ेगी। तो तुमको क्या लगता है जो रूट्स उसकी इनिशियली थी वैसी की वैसी रूट्स रहेंगी क्या? नहीं, प्लांट बेटा लंबा हो रहा है, उसमें नई नई पत्तियां निकल रही हैं, ब्रांचेस आ रही हैं, उसकी गर्थ इंक्रीज हो रही है, तो जाहिर सी बात है ना जो रूट्स होंगी उनकी भी तो प्रोपोर्शनैलिटी में क्या होगा? लेंथ इंक्रीज होगी ना। दिमाग लगाओ ना बेटा। स्टेम मतलब जब पौधा छोटा सा था, जब स्टेम उसका इतना सा था, तो उसकी रूट्स भी कैसी थी? जरा जरा सी थी,
स्टेम पतला, रूट्स पतली, स्टेम छोटा, रूट्स भी छोटी। अब अगर स्टेम बढ़ रहा है लेंथ में और गर्थ में, तो तुमको क्या लगता है तब भी उसकी रूट्स ऐसी टिंगू टिंगू सी रहेंगी क्या? नहीं बेटा, रूट्स की भी तो ग्रोथ होगी ना, रूट्स की भी तो ग्रोथ होगी, मतलब लंबाई भी बढ़ेगी और चौड़ाई भी बढ़ेगी। यही तो तुमको मैं समझाना चाह रही हूँ कि प्रपोर्शन में तो होगा ना जो भी होगा, कि अगर स्टेम लंबा हो रहा है, उसकी गर्थ इंक्रीज हो रही है, तो रूट्स की भी तो लेंथ इंक्रीज होगी ना, वो भी तो चौड़ी होंगी। कभी तुमने बरगद का जो पेड़ होता है उसकी जड़ें जाकर के देखो, जड़ों पे तुम खड़े हो जाओगे ना तो भी वो टूटने नहीं वाली है, इतनी मोटी मोटी जड़ें हो जाती हैं। तो मान लो कि अगर कोई इंसान अपने घर के आंगन में आम का पेड़ लगा ले बेटा, तो आम का पेड़ तो बढ़ेगा, स्टेम बढ़ेगा, ग्रोथ होगी। जो रूट्स होंगी बेटा ना जमीन के नीचे, उनकी भी ग्रोथ होगी, वो भी लेंथ में इंक्रीज होंगी, लेंथ में बेटा ऐसे इंक्रीज होंगी, और उनका जो गर्थ है, जो चौड़ाई है बेटा, थिकनेस जो है ना, वो भी इंक्रीज होगी। ये देखो पेड़ और बड़ा हो गया, लो पेड़ और बड़ा हो गया, बोर्ड के पार चला गया बेटा। तो जमीन के नीचे जो रूट्स हैं उनकी भी तो लंबाई बढ़ेगी ना। ये देखो रूट्स की लंबाई बढ़ रही है बेटा, और रूट्स चौड़ी भी होती जा रही है, और अल्टीमेटली क्या हुआ देखो, पेड़ की जड़ें घर तक आ गई कि नहीं आ गई? तो घर की जो नींव है ना वो खसक जाएगी। तो इसलिए लोग जनरली जो बड़े बड़े पेड़ होते हैं ना, वो अपने घर से थोड़ा सा दूर लगाते हैं, ताकि जो पेड़ की जड़ें हैं बस घर तक पहुंचे, ज़्यादा जो है ना मतलब अंदर ना घुस जाए, वरना दिक्कत हो जाती है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर स्टेम ग्रो कर रहा है, उसकी लेंथ बढ़ रही है, उसकी गर्थ बढ़ रही है, तो रूट्स के साथ भी वही होगा। ये मत समझना कि रूट्स टिंगू की टिंगू रहेंगी, वो नहीं बढ़ेंगी, अरे बढ़ेंगी, वो भी बढ़ेंगी। ठीक है, हटा दूं इसको मैं? चलो भैया हटो। तो कुल मिलाकर के हमें ये समझ में आ गया कि स्टेम एंड रूट्स, इन दोनों की ही ग्रोथ होती है, लंबाई बढ़ती है और गर्थ इंक्रीज होती है। ठीक है, चलो अब क्योंकि अभी हम बात कर रहे हैं बेटा एपिकल मेरिस्टेम की, तो एपिकल मेरिस्टेम को समझने के लिए अभी हम सिर्फ फोकस करेंगे लेंथ इंक्रीज करने के लिए, है ना। मतलब आप ये समझ लो कि एपिकल मेरिस्टेम जो होता है ये लेंथ इंक्रीज करता है, ये लेंथ इंक्रीज करता है। प्लांट बॉडी में रहेगा एपिकल मेरिस्टेम, क्या करेगा? लेंथ इंक्रीज करेगा। किसकी लेंथ इंक्रीज करेगा? तो शूट टिप की एंड रूट टिप की। नहीं पल्ले पड़ा? सुनो, मान लो ये तुम्हारा प्लांट है, उसका ये स्टेम है, या शूट बोल लो, एक ही बात है। ठीक है, ये तुम्हारा प्लांट है और उसका ये क्या है? स्टेम है, या शूट भी बोल सकते हो। और ये रूट्स हैं। आप बोलोगे कि मैम ये प्लांट कहीं से नहीं लग रहा है, कहीं से लेकर के कहीं तक नहीं लग रहा है मैम, इसके दो हाथ ऐसे और निकाल दो तो ये ऐसा लगेगा कि मेंढक चिपका हुआ है, पर मैम ये कहीं से लेकर कहीं तक पेड़ नहीं लग रहा है, पौधा नहीं लग रहा है आपका। पर बेटा तुम वो मत देखो, तुम वो देखो जो मैं तुमको बताना चाह रही हूँ। ठीक है, देखो ये तुम्हारा प्लांट है, उसका स्टेम है, ये उसका शूट है, और ये तुमको उसकी जड़ें दिख रही होंगी नीचे, है ना, जमीन के नीचे। ये स्टेम है, ये शूट है, तो ये क्या कहलाएगी बेटा? शूट टिप। अरे टिप मतलब क्या बोलते हैं उसको? एपेक्स। एपेक्स मतलब टिप। आप बोलोगे कि मैम ये कर क्या रहे हो? अरे बेटा टिप तो आप लोग समझते हो ना, जो कोना होता है, कोना, वो समझ में आया बात? चलो अब यहाँ देखो, तो ये क्या है? ये शूट है, और ये जो मैंने सर्कल किया है बेटा, ये क्या है? ये मतलब इसको ऐसे देखो ना, ये जो चीज़ है ना, ये, अरे रुको अलग कलर से बताती हूँ। ये वाला जो पोर्शन है ना, ये वाला, ये शूट की टिप है, ये पूरा शूट और ये पूरी उसकी टिप। ठीक है, सिमिलरली ये रूट्स दिख रही हैं आपको, तो ये पोर्शन क्या हो जाएगा? ये पोर्शन हो जाएगा रूट की टिप। ये रूट है तो ये क्या हो जाएगा उसका पोर्शन? रूट की टिप। तो दिस इज शूट टिप, दिस इज शूट टिप एंड दिस इज रूट टिप। समझ में आया? यहां पर पाया जाता है एपिकल मेरिस्टेम। ये दिख रहा है,
ये है एपिकल मेरिस्टेम के सेल्स जो पाए जा रहे हैं शूट टिप पर, और ये हैं एपिकल मेरिस्टेम के सेल्स जो पाए जा रहे हैं रूट टिप्स पर। तो शूट पर जो पाया जाए उसको अपन बोल देंगे शूट एपिकल मेरिस्टेम, और रूट्स की टिप पर जो पाया जाएगा मेरिस्टेम उसको अपन क्या बोलेंगे, रूट एपिकल मेरिस्टेम। ठीक है, पल्ले पड़ी बात। ये स्टेम हो गया, शूट हो गई, ये रूट्स हो गई, ये रूट्स की टिप और ये शूट की टिप। शूट की टिप पर पाया गया एपिकल मेरिस्टेम, रूट की टिप्स पे भी पाया गया एपिकल मेरिस्टेम। जो रूट्स पे पाया गया उसको अपन ने बोला रूट एपिकल मेरिस्टेम, और जो शूट की टिप पर पाया गया उसको अपन ने बोला शूट एपिकल मेरिस्टेम। अब देखो बेटा, चाहे शूट एपिकल मेरिस्टेम हो चाहे ये रूट एपिकल मेरिस्टेम हो, बात क्या है, बात यह है कि दोनों ही इन तरह के एपिकल मेरिस्टेम के जो सेल्स होते हैं वो क्या करेंगे, अरे वो क्या करेंगे बेटा, वो बस डिवाइड करेंगे। मतलब शूट एपिकल मेरिस्टेम के जो सेल्स हैं वो डिवाइड करेंगे, रूट एपिकल मेरिस्टेम के भी सेल्स क्या करेंगे बेटा, डिवाइड करेंगे। डिवाइड करके क्या होगा, भाई डिवीजन होगा तो क्या होगा, और नए सेल बनेंगे ना, मतलब नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज हो जाएगा, नए नए सेल्स आकर के ऐड होते जाएंगे। अब मान लो कि यहाँ पर है क्या, शूट एपिकल मेरिस्टेम, जो सेल्स हैं वो डिवाइड कर रहे हैं, यहाँ पर नए सेल बना रहे हैं, तो वो जो नए सेल बन रहे हैं बेटा उनको शूट टिप फेंक तो नहीं देगी कि आए बड़े नए सेल बन रहे हैं, इनको हम कहाँ रखें अपने पास, नहीं, फेंका नहीं जाएगा। शूट एपिकल मेरिस्टेम के सेल्स डिवाइड करके जो नए सेल्स बना रहे हैं उन नए सेल्स को अकोमोडेट करने के लिए क्या होगा बेटा ये कि धीरे से शूट टिप देखो लंबी हो जाएगी। ये देखो, पहले शूट टिप कहाँ थी, यहां थी, शूट टिप पर एपिकल मेरिस्टेम था, एपिकल मेरिस्टेम के सेल्स थे, डिवाइड किया, नए सेल बने। नए सेल्स को रखने के लिए क्या हुआ, फेंक तो नहीं देंगे उनको, नए सेल्स को रखने के लिए इवेंचुअली शूट टिप देखो ऐसी लंबी हो गई, शूट टिप लंबी हो गई। तो पहले आपका प्लांट कितना था, आप बोलोगे कि मैम पहले प्लांट तो हमारा इतना था, अब क्योंकि शूट टिप की लंबाई बढ़ गई है तो हम बोलेंगे कि ओवरऑल प्लांट की हाइट लंबी हो गई है। आप बोलोगे कि मैम क्यों पढ़ रहे हैं, फालतू में पढ़ा दिया आपने हमको, यहाँ पर तो सिर्फ क्या हो रहा है, शूट टिप की लंबाई बढ़ रही है। बेटा शूट टिप क्या है तो प्लांट का ही एक पार्ट ना, शूट का ही तो हिस्सा है ना शूट की टिप, तो अगर वो लंबी हो रही है तो उससे फायदा पूरे के पूरे पौधे को भी तो मिल रहा है ना, क्योंकि पूरा पौधा ही क्या हो रहा है, इवेंचुअली लंबा हो रहा है। पहले पौधा इतना लंबा था, अब देखो उसकी हाइट बढ़ गई कि नहीं बढ़ गई, कैसे बढ़ गई हाइट, क्योंकि शूट की जो टिप थी ना वो लंबी हो गई। तो यहाँ पर मैंने यही तो लिखा था कि ये क्या करता है, ये लेंथ बढ़ाता है किसकी, शूट टिप की। अब शूट टिप पहले यहाँ थी, अब देखो कहाँ आ गई, यहाँ आ गई, ऊपर आ गई ना, तो यहाँ पर जो शूट एपिकल मेरिस्टेम था बेटा वो कहाँ चला जाएगा, अब ऊपर खसक जाएगा। देखो बेटा शूट एपिकल मेरिस्टेम है तो वो शूट एपेक्स पर ही पाया जाएगा। अगर शूट एपिकल मेरिस्टेम, अगर शूट एपेक्स यहाँ है तो वो एपिकल मेरिस्टेम यहाँ रहेगा, और अगर शूट एपेक्स ऊपर चला गया है, शूट की टिप यदि ऊपर चली गई है बेटा तो शूट एपिकल मेरिस्टेम ही ऊपर चला जाएगा। तो ये जो सेल्स है ना बेटा ये सब कहाँ आ जाएंगे, शूट एपिकल मेरिस्टेम के यहाँ आ जाएंगे। ये मत समझना कि मैम शूट टिप ऊपर निकल गई और जो एपिकल मेरिस्टेम, जो शूट एपिकल मेरिस्टेम था वो नीचे रहेगा ना, जहाँ शूट टिप वहीं पर एपिकल मेरिस्टेम। तो शूट टिप ऊपर गई है क्योंकि उसकी लेंथ बढ़ गई है तो ऊपर पहुंच जाएगा क्या, शूट एपिकल मेरिस्टेम भी। ठीक है, नीचे देखो क्या हो रहा है, रूट टिप पर क्या पाया जा रहा है, रूट एपिकल मेरिस्टेम। तो जैसे कि मान लो ये रूट टिप है, यहाँ पर क्या है, रूट एपिकल मेरिस्टेम में सेल क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, नए 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 सेल्स बनेंगे। अब नए सेल्स को रखने के लिए क्या होगा, धीरे से बेटा रूट टिप की भी लंबाई बढ़ जाएगी। ये देखो पहले रूट टिप कहाँ थी, यहाँ थी, अब देखो यहाँ आ गई, मतलब कि रूट टिप की लंबाई बढ़ गई कि नहीं बढ़ गई,
यही तो मैंने लिखा था कि एपिकल मेरिस्टेम क्या करेगा, रूट टिप की भी लेंथ को इंक्रीज करता है। तो आप बोलोगे कि मैम क्या फायदा, सिर्फ रूट टिप की तो लेंथ बढ़ी है। माना बेटा सिर्फ रूट टिप की लेंथ बढ़ी है, लेकिन ओवरऑल उसका फायदा तो रूट्स को मिला ना। रूट पहले इतनी लंबी थी, अब देखो इतनी लंबी हो गई कि नहीं हो गई। यहाँ पर भी ऐसे ही होगा कि रूट एपिकल मेरिस्टेम है, सेल्स डिवाइड होंगे, नए सेल बनेंगे, उनको रखने के लिए क्या होगा, रूट टिप की लंबाई देखो बढ़ जाएगी, लंबाई बढ़ जाएगी ना। तो ओवरऑल आप बोल सकते हो कि रूट्स की ही लेंथ बढ़ जाएगी। अब क्योंकि रूट टिप मतलब रूट टिप जो है बेटा आगे निकल गई है, रूट टिप देखो ना, पहले रूट टिप यहां थी, अब देखो आगे निकल गई है। तो जहां रूट टिप वहीं पर रूट एपिकल मेरिस्टेम भी, यानी कि यहां पर जो सेल्स होंगे ना बेटा वो सब के सब कहां आ जाएंगे, टिप पर वापस आ जाएंगे। ये मत समझना कि मैम टिप आगे निकल गई, रूट टिप और एपिकल मेरिस्टेम वही रह गए, नहीं, वो भी सेल्स जो है ना आगे आ जाएंगे। टिप पर है, मतलब नाम देखो ना, नाम क्या है, एपिकल मेरिस्टेम, मतलब ये जो मेरिस्टेम है ना बेटा ये एपेक्स पर ही रहेगा, शूट के एपेक्स पर और रूट के एपेक्स पर, टिप पर मतलब, ठीक है। तो अगर टिप आगे बढ़ रही है, एपेक्स आगे बढ़ रहा है, चाहे वो शूट एपेक्स हो चाहे वो रूट एपेक्स हो, तो एपिकल मेरिस्टेम भी उसके साथ ही हो लेगा, पीछे नहीं छूट जाता, ठीक है। अब देखो ऐसा है कि जितना तुमको मैंने एपिकल मेरिस्टेम के बारे में अभी तक पढ़ा दिया है ना, क्लास 9th के लेवल के लिए ये इनफ है, बल्कि मोर देन इनफ है। अब अगर तुम 11th में जाओगे, और मतलब अगर क्या जाओगे 11th में, लेकिन हाँ 11th में जा करके अगर तुम बायोलॉजी लोगे तो ये सब तुम्हें फिर से पढ़ना पड़ेगा, ठीक है, एडवांस लेवल पढ़ने को मिलेगा। और 11th में जा करके तुमको यहाँ पर ना एक नई चीज पढ़ाई जाएगी, एक वेरिएशन जो है तुमको शूट एपिकल मेरिस्टेम के केस में देखने को मिलेगा। क्या वेरिएशन, अपन ने क्या पढ़ा कि जब शूट टिप आगे निकलती है, भाई शूट टिप की लंबाई बढ़ गई ना, तो पहले शूट टिप यहाँ थी, लंबाई बढ़ गई तो शूट टिप यहाँ आ गई। तो जब शूट टिप आगे बढ़ती है तो जो शूट एपिकल मेरिस्टेम होता है बेटा वो भी आगे बढ़ लेता है। भाई शूट एपिकल मेरिस्टेम बोलेगा कि भाई जहां शूट टिप होगी, जहां पर शूट एपेक्स होगा, हम वहीं पाए जाएंगे। तो अगर शूट टिप आगे बढ़ गई है, शूट टिप यदि शूट एपेक्स यदि आगे बढ़ गया है तो हम भी आगे बढ़ जाएंगे। अपन ने अभी तक ये पढ़ा। 11th में तुमको ये पढ़ाया जाएगा कि माना कि शूट टिप के आगे बढ़ने से शूट एपिकल मेरिस्टेम भी आगे बढ़ लेता है, लेकिन पूरा का पूरा जो मेरिस्टेम है ना बेटा, या जितने भी सेल्स हैं शूट एपिकल मेरिस्टेम के, सारे के सारे ऊपर नहीं चले जाते हैं, बल्कि थोड़े बहुत सेल्स पीछे यहां नीचे छूट जाते हैं। शूट टिप आगे जाएगी, शूट एपेक्स आगे बढ़ेगा, तो बेटा उसके साथ साथ शूट एपिकल मेरिस्टेम भी आगे बढ़ेगा। लेकिन 11th में ये तुम्हें जरूर से पढ़ाया जाएगा कि थोड़े बहुत जो मेरिस्टेम के जो सेल्स है ना वो नीचे छूट जाएंगे। अब ये जो सेल्स नीचे छूट गए हैं ये भी कौन से हैं बेटा, ये भी तो मेरिस्टेमेटिक सेल्स ही है ना। तो ये क्या करेंगे, ये क्या डांस करेंगे क्या, कि हम तो नीचे छूट गए हम डांस करेंगे, या फिर ये उदास हो जाएंगे कि हम तो नीचे छूट गए हैं अब हम कोई काम नहीं करेंगे, वैसे भी कोई काम नहीं करते थे, बस डिवाइड करते थे, अब हम डिवाइड भी नहीं करेंगे, ऐसा होगा क्या, नहीं बेटा, ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के सेल्स हैं। और ये पगले होते हैं ना, अपन ने नादान परिंदे अपन ने पहले ही बोल दिया था, इनको थोड़ी ना अकल रहती है कि अरे हम पीछे छूट गए, कोई बात नहीं, ये बोलते हैं कि कोई बात नहीं हम पीछे छूट गए तो क्या हुआ, हम जहां हैं जहां छूट गए हैं हम वहीं रह करके डिवाइड कर लेंगे, क्या चला जाएगा। मतलब कि ये वाले जो सेल्स पीछे छूट गए ना बेटा, ये जहां छूट गए हैं वहीं रह करके डिवाइड करेंगे, और डिवाइड करने से क्या होगा, नए सेल्स बनेंगे। तो वो जो नए सेल्स बन रहे हैं बेटा वो भी आगे जा करके डिवाइड करके नए सेल्स बनाएंगे। इन शॉर्ट वो जो न्यूली फॉर्म्ड सेल्स हैं उनको प्लांट बॉडी में रखने के लिए यहाँ पर कोई व्यवस्था की जानी चाहिए। क्या व्यवस्था होती है, तो बेटा यहाँ पर ना डेवलप हो जाते हैं बड, यहाँ पर डेवलप हो जाते हैं बड, जिनको अपन बोलते हैं एक्सिलरी बर्ड, एक्सिलरी बर्ड या लेटरल बर्ड्स भी इनको अपन बोलते हैं, एक ही बात है, ठीक है। तो जो सेल्स पीछे छूट गए थे ना वो
यहीं पर रह करके डिवाइड करते हैं, नए सेल्स बनाते हैं, और नए जो सेल्स बन रहे हैं उनको रखने के लिए यहाँ पर व्यवस्था क्या हो जाती है कि यहाँ पर डेवलप हो जाते हैं दो बर्ड्स, मतलब दो नहीं, बर्ड्स डेवलप हो जाते हैं जिनको अपन बोलते हैं एक्सिलरी बर्ड्स या लेटरल बर्ड्स। अब होता क्या है बेटा, होता ये है कि इन बर्ड्स से आगे जाकर के डेवलप होती हैं क्या, ब्रांचेस, हमारे पेड़ की, हमारे पौधे की ब्रांचेस नहीं निकल आती हैं। वही प्लांट के किसी रीजन में जो सेल्स हैं वो लगातार डिवाइड कर रहे हैं, न्यू सेल्स बन रहे हैं, तो बेटा उन न्यू सेल्स से क्या हो सकता है, उस रीजन से प्लांट का एक नया हिस्सा, एक नया पार्ट डेवलप हो सकता है ना। भाई प्लांट का कोई भी पार्ट है बेटा, कोई भी हिस्सा है, वो किससे बना होगा, अरे सेल्स का ही तो बना होगा ना, टिश्यूज का ही तो बना होगा ना। तो मैं क्या बोल रही हूँ कि यदि प्लांट के किसी रीजन में सेल्स हैं, वो डिवाइड कर रहे हैं, नए सेल्स बन रहे हैं, तो उन नए सेल्स की मदद से क्या होता है, उस रीजन से प्लांट का एक नया हिस्सा, एक नया पार्ट डेवलप हो सकता है। जैसे कि यहां पर हुआ कि इस रीजन में सेल्स छूट गए थे शूट एपिकल मेरिस्टेम के, उन्होंने डिवाइड किया, नए सेल्स बने। तो इन नए सेल्स की मदद से क्या हुआ, इन नए सेल्स की मदद से बेटा जो न्यूली फॉर्म्ड सेल्स हैं उनकी मदद से इस रीजन से देखो प्लांट के नए हिस्से बन गए, नए पार्ट्स बन गए, मतलब कि ब्रांचेस आ गई कि नहीं आ गई। ये तुमको पढ़ाया जाएगा 11th में। आप बोलोगे कि मैम 9th में क्यों पढ़ाया क्योंकि बेटा कुछ बच्चे ऐसे 9th में होते हैं जो उनका ये पहले से डिसाइडेड होता है कि भैया हमको तो 11th में जाकर के बायो ही लेना है, तो उनकी ये डिमांड रहती है कि मैम आपने इतना तो पढ़ा ही दिया है ना, थोड़ा बहुत 11th का भी टच कर ही दिया करो, है ना, थोड़ा बहुत 11th का भी जो है ना पढ़ाई दिया करो, बेसिक बेसिक, ताकि 11th में जाकर के जब टीचर हमको ये सब पढ़ाए तो हम बोलें कि मैम ये तो हम पढ़ के आए हैं, आप तो हमको और एडवांस लेवल का पढ़ा दो, ठीक है। तो उनकी बेटा ये डिमांड रहती है। तो देखो मुझे सब बच्चों को साथ में लेकर के चलना पड़ता है ना, तो इसीलिए यहाँ पर मैं बेसिक जो तुम्हारे सिलेबस में जो तुम्हारी एनसीईआरटी में वो तो मैं पढ़ा ही रही हूँ, थोड़ा बहुत मैं यहाँ पर एडिशनल पॉइंट्स भी बता देती हूँ। ये जो तुमको मैंने बताया ना एक्सिलरी बर्ड्स वाला, ये बेटा एडिशनल पॉइंट ही है। 9th के बच्चे अगर याद रख सके तो बहुत अच्छी बात है, और अगर ये चीज़ नहीं याद हो रही है तो दिक्कत की बात नहीं है, 11th में पढ़ ही लोगे, है ना। चलो, तो एक्सिलरी बर्ड्स या लेटरल बर्ड्स का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया बेटा। तो बस यही था एपिकल मेरिस्टेम के बारे में, आई होप सबको समझ में आया होगा। चलो अब हम बात करते हैं दूसरे टाइप ऑफ मेरिस्टेम की, जिसका नाम है लेटरल मेरिस्टेम। लेटरल मेरिस्टेम। अब सबसे पहले तो ये देखो कि ये पाया कहाँ जा रहा है। देखो मेरिस्टेम कहाँ पाया जा रहा है, कौन सा मेरिस्टेम कहाँ पाया जा रहा है, उसके बेसिस पर ही उसका नामकरण हम कर देते हैं। जैसे कि अपन ने यहाँ पर देखा ना एपिकल मेरिस्टेम, ये एपिकल मेरिस्टेम बेटा नाम क्यों पढ़ा, कहाँ गया, अरे हाँ ये एपिकल मेरिस्टेम नाम क्यों पड़ा, क्योंकि ये वाला जो टाइप था मेरिस्टेम का या मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज का, ये पाया जा रहा था रूट्स एंड शूट की टिप्स पर, एपेक्स पर। तो एपेक्स पर पाया जा रहा था, इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया, एपिकल मेरिस्टेम। अब अपन बात कर रहे हैं लेटरल मेरिस्टेम की, तो लेटरल मेरिस्टेम बेटा कहाँ पाया जाएगा, लेटरल मेरिस्टेम कहाँ पाया जाएगा, लेटरल साइड्स पर। किसकी लेटरल साइड्स पर, तो स्टेम या शूट आप बोल सकते हो, शूट एंड रूट्स की जो लेटरल साइड्स होती हैं वहां पर ये मेरिस्टेम पाया जाएगा। और क्योंकि ये मेरिस्टेम पाया जा रहा है लेटरल साइड्स पर, इसका नाम क्या पड़ जाता है, लेटरल मेरिस्टेम। ठीक है, ड्रॉ करके बताती हूं तो जल्दी समझ में आएगा। ये देखो ये है बेटा अपने प्लांट का स्टेम। अब मैं एकदम डिटेल में नहीं बना रही हूँ कि ब्रांचेस निकल रही, पत्तियां निकल रही, वो सब नहीं। स्टेम हो गया और ये रूट्स हो गई, ठीक है। और अब मैं इनकी लेटरल साइड्स को थोड़ा सा हाईलाइट कर देती हूँ, ठीक है। तो ये हो गई बेटा लेटरल साइड्स, ये दिख रही हैं, ये स्टेम की हो गई लेटरल साइड और ये रूट्स की हो गई लेटरल साइड्स, ठीक है। अब यहां पर पाया जाता है मेरिस्टेम का एक टाइप, ये देखो, अरे अरे ये नहीं 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 नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, हाँ ये देखो,
ये है बेटा मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज के सेल्स। ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू आपको दिख रहा है, ये सेल्स में उसके ड्रॉ कर रही हूं। ये टिश्यू कहाँ पाया जा रहा है? ये टिश्यू बेटा पाया जा रहा है, ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू पाया जा रहा है स्टेम एंड रूट्स की लेटरल साइड्स पर, और इसीलिए इस मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को मैं क्या बोल दूंगी? लेटरल मेरिस्टेम। ठीक है, नाम समझ में आ गया क्यों नाम दिया गया? अकरेंस या पोजीशन पता चल गई। जैसे कि अपन ने पढ़ा कि भाई जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज है ना वो प्लांट बॉडी में हर कहीं नहीं पाए जाते हैं, स्पेसिफिक लोकेशंस पर ही पाए जाते हैं। जैसे कि शूट और रूट टिप्स हो गई, वहाँ पर कौन पाया गया? एपिकल मेरिस्टेम। अब अपन बात कर रहे हैं लेटरल मेरिस्टेम की, तो लेटरल मेरिस्टेम कहाँ पाया जाएगा? स्टेम एंड रूट्स की लेटरल साइड्स पर। ठीक है, अब आप बोलोगे कि मैम चलो समझ में आ गया, क्या करेगा? मैंने आपको क्या बताया था कि प्लांट की जब ग्रोथ होती है बेटा तो ना सिर्फ उसकी लंबाई बढ़ती है बल्कि जो उसकी गर्थ है, जो उसका डायामीटर, जो उसकी चौड़ाई है, अरे वो भी तो बढ़ेगी ना। एक क्या बोलते हैं उसको, वो ले लो तुम, अरे गुलाब का पौधा, छोटा सा एकदम नन्हा सा, या गुलाब नहीं उसमें कांटे होते हैं। तुम टमाटर का पौधा ले लो, उसका स्टेम ले लो, 2 उंगलियों के बीच में तुम क्या कर सकते हो, है ना, उसके स्टेम को ऐसे डाल सकते हो, मतलब इतना पतला सा होता है। और वहीं तुम पकड़ो क्या? बरगद के पेड़ का तना, 2 हाथ बेटा तुम्हारे कम पड़ जाएंगे, तुम उसको गले नहीं लगा पाओगे उसके ट्रंक को। यानी कि 100% क्या होता है बेटा कि जब ग्रोथ होती है ना प्लांट की, तो ना सिर्फ उसकी लंबाई बढ़ती है बल्कि उसकी गर्थ भी इंक्रीज होती है, चौड़ाई भी बढ़ती है। तो ये जो लेटरल मेरिस्टेम ना बेटा, ये पता है क्या करेगा? ये गर्थ ही इंक्रीज करने वाला है, चौड़ाई ही बढ़ाने वाला है स्टेम एंड रूट्स की। जो हम बोल रहे हैं ना कि ये कहाँ पाया जाता है? स्टेम एंड रूट्स की लेटरल साइड्स पर। क्यों? क्योंकि इसको लेटरल साइड्स पर रह करके, लेटरल मेरिस्टेम को लेटरल साइड्स पर रह करके क्या करना है? सेल्स को डिवाइड करना है इस टिश्यू के, मतलब इस टिश्यू के जो सेल्स है ना वो डिवाइड करेंगे, नए सेल्स बनाएंगे, और जो नए सेल्स बनेंगे ना बच्चों, उनको रखने के लिए कुछ ना कुछ तो व्यवस्था करनी पड़ेगी। तो क्या व्यवस्था करनी पड़ती है? अल्टीमेटली बेटा ये जो स्टेम है ना ये ऐसा चौड़ा हो जाता है, मतलब रूट्स भी देखो ऐसी चौड़ी हो जाती हैं। स्टेम बोलेगा कि यार क्या है हमारे लेटरल साइड्स पर ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज के सेल्स आकर के बढ़ गए हैं, ये डिवाइड कर रहे हैं, नए सेल्स बन रहे हैं, अब इन नए सेल्स को कहाँ रखेंगे? तो पता चला कि स्टेम ही ऐसे चौड़ा हो गया। देखो पहले स्टेम इतना पतला था, अब देखो इतना चौड़ा हो गया। सेम केस रूट्स में भी होता है कि रूट्स की लेटरल, मतलब रूट्स बोलेंगे कि यार ये क्या नाटक ला के रखा है, हमारी लेटरल साइड्स पर जो है ना ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज के सेल्स आकर के बढ़ गए हैं, ये क्या कर रहे हैं? डिवाइड कर रहे हैं, नए सेल्स बन रहे हैं, और इन नए सेल्स को रखने के लिए क्या करना पड़ेगा? अल्टीमेटली देखो रूट्स भी ऐसे चौड़ी हो जाएंगी ताकि जो नए सेल्स बेटा बन रहे हैं ना डिवीजन से, उनको रख पाए। तो हो गई ना ग्रोथ प्लांट बॉडी की। कैसी ग्रोथ हो गई? देखो ना, चौड़ाई बढ़ गई, गर्थ इंक्रीज हो गई। यस और नो? कोई ऐसा बच्चा जो बोले कि मैम नहीं हुई, हमें तो पल्ले नहीं पड़ा? अरे ध्यान से देखो, नमूना दिख जाएगा, है ना। नए 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 सेल्स आकर के ऐड होते जा रहे हैं, उनको रखने के लिए कुछ ना कुछ व्यवस्था तो होगी। तो अल्टीमेटली क्या होगा? स्टेम ऐसे चौड़ा हो जाएगा, रूट्स भी ऐसे चौड़ी हो जाएंगी, मतलब कि डायमीटर, गर्थ इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, बस। अब अपन बात करते हैं, लास्ट क्या बचा है? इंटर कैलोरी। अच्छा, इंटर कैलोरी को बेटा समझाने के लिए ना तुम्हें सबसे पहले मुझे नोड्स और इंटर नोड्स पढ़ाने पड़ेंगे। तुमको नहीं पता होगा, मैं बता देती हूँ। देखो बहुत सारी चीजें ना ऐसी होती हैं जो अपन ने देखी तो होती हैं, एक्सपीरियंस करी होती हैं, पर उनके बारे में ना मतलब एग्जैक्ट उनको क्या बोलते हैं, उनका नाम क्या होता है, पर उनको वो नहीं पता होता। मैं इस बात को तुम्हें एक्सप्लेन करती हूँ। मैंने अभी क्या क्या बोला तुमसे। तुमने गन्ना खाया? गन्ना, शुगर केन? ये बात बोला कि मैम नहीं खाया, खाया होगा। अभी जब आएगी ना क्या बोलते हैं उसको, दिवाली के टाइम पर आती है ना वो ग्यारस के टाइम पे कई लोगों के घर में पूजा होती है ना, तो उसमें गन्ने के जो वो होते हैं ना पेड़, उनका इस्तेमाल किया जाता है। और अभी भी तो, अरे वो गर्मियों के मौसम में क्या बोलते हैं, गन्ना आता है ना। तो हाँ, गर्मियों के मौसम में जो गन्ना आता है, जो शुगर केन आता है,
तो वो तो बेटा अपन मार्केट में जाते हैं और मस्त उसको जो है ना जूस उसका निकाल करके मतलब निकलवा करके पी लेते हैं। मैंने दिवाली वाली पूजा के बारे में इसलिए मेंशन किया क्योंकि दिवाली के टाइम पर जो गन्ने घर में आते हैं पूजा के लिए, अल्टीमेटली फिर वो प्रसाद की फॉर्म में बंटते हैं, है ना। तो होता क्या है कि गर्मियों, अब वो क्योंकि दिवाली कब आती है, ठंड के मौसम में आती है, तो ठंड के मौसम में बाहर आपको वो क्या बोलते हैं गन्ने का रस निकालने वाला नहीं मिलेगा, वो आपको उसकी मशीन नहीं मिलेगी। तो होता क्या है कि ठंड के मौसम में जो गन्ने आते हैं, तो जो प्रसाद के तौर पर हमको गन्ना मिलता है ना, उसको हमें अल्टीमेटली छील के ही खाना पड़ता है, उसका जूस हम नहीं बना पाते क्योंकि गर्मियों के मौसम में वो मशीन लगती है बाहर, है ना। तो आपने अगर कभी गन्ने को ध्यान से देखा हो, तो जैसे आपने गन्ना ऐसे हाथ में पकड़ा, अब आप क्या कर रहे हो, उसको खाने की कोशिश कर रहे हो। तो जो ये वाला पोर्शन होगा ना बेटा, ये वाला पोर्शन, इसको मैं हाईलाइट करके बताती हूँ। जो ये वाला पोर्शन होगा ना, या बहुत इजीली, मतलब बहुत इजीली तो नहीं, बट हाँ आप इसको इजीली च्यू कर पाओगे, चबा पाओगे, ठीक है। वहीं जो ये वाला पोर्शन होगा, ये वाला, ये दिख रहा है आपको, ये आपको बहुत कड़क कड़क लगेगा। आप बोलोगे कि दांत टूट गए मम्मी, ये चबाने में बहुत डिफिकल्ट होता है। और नीचे आओ, जो ये वाला पार्ट है, ये वाला, ये फिर भी आसानी से आपसे चब जाएगा, च्यू हो जाएगा। लेकिन जो ये वाला पार्ट है, ये वाला, ये नहीं चबेगा, इसको चबाने में मेहनत लगती है ना। और ये अलग से थोड़ा सा डार्क ग्रीन कलर का होता भी है, ये वाला जो पार्ट है ना बेटा, ये अलग सा डार्क ग्रीन कलर का होता भी है। और ये जो वाला पार्ट है जो आपसे चब जाता है, जो आपसे च्यू हो जाता है, ये थोड़ा सा लाइट ग्रीन कलर का होता है ना, ये आपने नोटिस किया होगा। और ये वाला जो पार्ट है, ये जो आपसे चबता नहीं है, ये थोड़ा सा ऐसा मोटा सा भी होता है, ऐसे मतलब बहुत नहीं, लेकिन ऐसा थोड़ा सा बाहर की तरफ ऐसे उभरा हुआ भी होता है, स्लाइटली बर्स्ट आउट भी होता है, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं कि बिल्कुल ऐसा फैल गया हो, थोड़ा सा ऐसे बाहर की तरफ ऐसे निकला भी होता है ऐसा। तो आप लोग इस रीजन को बेटा समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो? मैं ये सब स्पेसिफिकेशंस आपको इसलिए दे रही हूँ ताकि आप ये समझ पाओ कि ये रीजन और ये वाला रीजन अलग अलग है। ये वाला जो पार्ट है, ये थोड़ा सा चबाने में डिफिकल्ट होता है, इट इज हार्ड टू च्यू। कलर इसका थोड़ा सा डार्क ग्रीन होता है और थोड़ा सा इसे बाहर की तरफ निकला होता है। जो ये मिडिल वाला पोर्शन है, ये लाइट ग्रीन कलर का होता है, इजीली इसको अपन च्यू भी कर पाते हैं, ठीक है। और ये थोड़ा अंदर की तरफ होता है। तो बेटा ये वाला जो पोर्शन है, जो विच इज डिफिकल्ट टू च्यू, ये होता है नोड, ये होता है नोड। अच्छा तुम ये समझ लो कि जब अपन गन्ना खाते हैं ना बेटा, अपन गन्ने के प्लांट का कौन सा हिस्सा खाते हैं। जैसे कि तुमको मैं बोलूं कि हमने गाजर खाई है, तो गाजर क्या होती है बेटा, गाजर तो जड़ें होती हैं, गाजर के पौधे की जो रूट्स होती है ना, मॉडिफाइड रूट्स होती हैं वो। तो कैरेट क्या, गाजर खाने का मतलब क्या है कि हमने प्लांट की जड़ खाई है ना। स्टेम, वो पोटैटो क्या होता है, पोटैटो बेटा मॉडिफाइड स्टेम होता है ना। तो हमने पोटैटो के प्लांट का, जब हम वो खाते हैं ना आलू, तो हम बेसिकली क्या खाते हैं, पोटैटो प्लांट का मॉडिफाइड स्टेम खाते हैं। वैसे ही जब अपन गन्ना खाते हैं तो क्या खाते हैं, अपन गन्ने के पौधे का बेटा स्टेम खाते हैं। ये जो पूरा होता है ना लंबा सा, ये लंबा सा क्या होता है, ये गन्ने का स्टेम होता है, ठीक है। और स्टेम में आपको जो ये वाला पोर्शन देखने को मिलता है, जो थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है चबाने में, डार्क ग्रीन कलर का होता है, थोड़ा सा बाहर की तरफ निकला होता है ना बेटा, इस पोर्शन को अपन बोलते हैं नोड। ये क्या है, नोड। ये भी क्या है, दिस इज ऑल्सो अ नोड। ये क्या है, ये भी क्या है बेटा, नोड ही है। मतलब गन्ने के इस प्लांट में जो उसका आपको स्टेम दिखता है, स्टेम में आपको आप बोल सकते हो कि कई रीजन में ऐसा ऐसा पार्ट देखने को मिलेगा, और इस पार्ट को अपन क्या बोलते हैं, नोड बोलते हैं। ये भी नोड है, ये भी नोड है, ये भी नोड है, आगे और भी नोड मिलेगा, है ना, यहाँ पे और भी नोड मिलेगा, नीचे और भी आपको नोड मिलेंगे, ठीक है। और दो नोड्स के बीच में जो ये दूसरा रीजन पड़ा, जिसके लिए मैंने आपसे कहा कि आसानी से आपसे च्यू हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, इस रीजन को अपन बोलते हैं बेटा इंटरनोड। क्या बोलते हैं, इंटरनोड। ये वाला जो पार्ट है ना, मतलब दो नोड्स के बीच का जो रीजन है, इसको अपन बोलते हैं इंटरनोड। सो दीज आर नोड्स, और नोड्स के बीच में जो रीजन है उसको अपन बोल देते हैं इंटरनोड, ठीक है। नोड्स की खास बात पता है क्या होती है, नोड्स की खास बात ये होती है कि यहां से पत्तियां निकलती हैं, ब्रांचेस निकलती हैं, लाइक दैट, ठीक है।
ऐसा नहीं है बेटा कि सिर्फ गन्ने के प्लांट के ही स्टेम में आपको नोड्स मिलते हैं, नहीं। स्टेम का ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है, क्या? नोड्स की प्रेजेंस। आप चाहे कोई भी पौधा उठा लो बेटा, उसके स्टेम पर आपको नोड्स मिलेंगे ही मिलेंगे, क्योंकि नोड्स ही वो रीजन होते हैं जहाँ से स्टेम की और ब्रांचेस निकलती हैं, है ना। तो नोड्स हर स्टेम पर पाए ही जाते हैं। बस वो गन्ने का आपने देखा है इसलिए मैं उसका एग्जाम्पल ले रही हूँ। मेरे पास एक पिक्चर भी है, उसमें आपको और शायद क्लियर हो जाए। ये देखो, ये एक बहुत ही छोटा सा पौधा है। कौन सा पौधा है मुझे भी एग्जैक्टली नहीं पता है, पर आप देख सकते हो। ये आपको दिख रहा है रीजन, ये वाला रीजन। यहाँ से देखो नई पत्तियाँ निकल रही हैं। अभी तो मतलब ये पौधा छोटा है, तो यहाँ पर आपको पत्तियाँ निकलती हुई दिख रही हैं। जब ये और बड़ा हो जाएगा, है ना, स्टेम इसका बड़ा हो जाएगा, तो यहाँ फिर ब्रांचेस निकलेंगी सीधे, और ब्रांचेस फिर पत्तियाँ निकलेंगी, ठीक है। तो ये देखो, यहाँ पर आपको ये रीजन दिख रहा है जहाँ से सारी की सारी देखो पत्तियाँ निकल रही हैं। तो इस रीजन को अपन क्या बोलते हैं? नोड बोलते हैं। सिमिलरली यहाँ देखो, ये वाला रीजन, यहाँ से भी क्या हो रहा है? पत्तियाँ निकल रही हैं। तो ये क्या कहलाता है? ये नोड कहलाता है, ये वाला रीजन। ये नोड है ना, मतलब ये वाला और ये दोनों क्या है? नोड्स हैं। और दो नोड्स के बीच में जो आपको ये रीजन दिख रहा है, ये वाला, इसको अपन बोलते हैं इंटरनोड। तो हर स्टेम में बेटा नोड्स होते हैं, और नोड्स की खास बात क्या होती है कि वहाँ से निकलती हैं न्यू ब्रांचेस, न्यू लीव्स, लाइक दैट, ठीक है। अब जो अपना इंटरकैलरी मेरिस्टेम है, ये पता है कहाँ पाया जाता है? ये पाया जाता है बेटा नोड्स के बेस पर। जैसे कि ये नोड है, तो इसके बेस पर कौन सा कलर लूँ? चलो पिंक ले लेते हैं। यहाँ पर नोड्स के बेस पर बेटा कुछ इस तरीके से इंटरकैलरी मेरिस्टेम के टिश्यू के सेल्स पाए जाते हैं। ये दिख रहा है, ये देखो, एट द बेस ऑफ नोड्स इंटरकैलरी मेरिस्टेम ऐसा पाया जाता है। ये सेल्स हैं बेटा इंटरकैलरी मेरिस्टेम के। अब ये जहां पाए जाएंगे बेटा मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के सेल्स, वहां क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। तो नोड्स के बेस पर ये जो इंटरकैलरी मेरिस्टेम के जो सेल्स पाए जाते हैं बेटा, ये क्या करते हैं? डिवाइड करते हैं, यानी कि नंबर ऑफ सेल्स बढ़ेंगे। अब इन नंबर ऑफ सेल्स को जो बढ़ते जा रहे हैं, मतलब जो न्यूली फॉर्म्ड सेल्स हैं, उनको रखने के लिए क्या व्यवस्था होगी? रखने के लिए व्यवस्था ये होगी बेटा कि अल्टीमेटली ये जो आपको इंटरनोड दिख रहा है, ये लंबा हो जाएगा। जैसे कि शूट टिप पर शूट एपिकल मेरिस्टेम था, वहां पर जो सेल्स थे मेरिस्टेम के, वो डिवाइड करते हैं, नए सेल्स बनते हैं, और उन नए सेल्स को रखने के लिए अल्टीमेटली फिर क्या होता है? शूट टिप की लंबाई बढ़ जाती है ना। तो यहाँ पर भी तो वही हो रहा है कि नोड्स के बेस पर देखो क्या पाए जा रहे हैं? इंटरकैलरी मेरिस्टेम के सेल्स पाए जा रहे हैं, तो डिवाइड करेंगे, नए सेल्स बनेंगे, और उन नए सेल्स को रखने के लिए फिर इवेंचुअली क्या होने वाला है ना? इंटरनोड की लंबाई बढ़ जाएगी। कि यहाँ पर देखो ना, देखो पहले इंटरनोड देखो इतना लंबा था, पहले इंटरनोड इतना लंबा था, और ये सेल्स कुछ इतने थे। अब इन सेल्स ने, इंटरकैलरी मेरिस्टेम के सेल्स ने क्या करा? डिवाइड कर दिया, ठीक है। इंटरकैलरी मेरिस्टेम के सेल्स ने डिवाइड कर दिया, ये देखो नए सेल्स बन गए। तो अब इन नए सेल्स को रखने के लिए क्या होगा? धीरे से फिर क्या होगा? ये देखो इंटरनोड की लंबाई बढ़ जाएगी। इंटरनोड बोलेगा कि यार क्या मुसीबत है, ये नोड के बेस पर जाना, कहाँ से कहाँ ये आ गए मेरिस्टेम के सेल्स, इंटरकैलरी मेरिस्टेम के सेल्स, और ये क्या कर रहे हैं? डिवाइड कर रहे हैं, नए सेल बना रहे हैं, तो इनको रखने के लिए अपनी लंबाई बढ़ानी पड़ेगी इनको, और क्या। समझे? तो ये किस्सा हुआ बेटा किसका? इंटरकैलरी मेरिस्टेम का, कि कहाँ पाया जाता है? ये वाला मेरिस्टेम कहाँ पाया जाता है? नोड्स के बेस पर। और ये क्या करता है? ये इंटरनोड्स का बेटा एलोंगेशन करता है। देखो एपिकल मेरिस्टेम और इंटरकैलरी मेरिस्टेम में फर्क है। इवेंचुअली दोनों ही टाइप के मेरिस्टेम क्या कर रहे हैं? एपिकल और इंटरकैलरी प्लांट की लंबाई बढ़ा रहे हैं, लेकिन अलग अलग तरीकों से। एपिकल मेरिस्टेम शूट टिप की लंबाई बढ़ा करके ओवरऑल प्लांट की लेंथ को इंक्रीज करता है। वहीं इंटरकैलरी मेरिस्टेम इंटरनोड की लंबाई बढ़ा करके प्लांट की लेंथ को बढ़ाता है। दोनों ही प्लांट की लेंथ को बढ़ा रहे हैं, बट अलग अलग तरीके से। ये इंटरनोड को लंबा करके प्लांट लंबा कर रहा है, और एपिकल मेरिस्टेम शूट टिप को मतलब शूट टिप की लंबाई बढ़ा करके प्लांट को लंबा कर रहा है। और लेटरल का तो काम ही अलग है, वो तो सिर्फ क्या कर रहा है? गर्थ बढ़ा रहा है और कुछ नहीं।
ठीक है, अब अपन रीड कर ले। एपिकल मेरिस्टेम इट इज लोकेटेड एट द ग्रोइंग अपाइसिस या टिप्स ऑफ, अच्छा अपाइसिस का मतलब क्या है बेटा, जो अपन ने एपेक्स पढ़ा है ना, ये एक सिंगुलर वर्ड है, इसका प्लूरल क्या हो जाएगा, अपाइसिस। टिप्स ऑफ स्टेम एंड रूट्स, these cells are responsible for linear growth of the organ. Examples root apical meristem and shoot apical meristem. ये देखो यहाँ पर आपको ये शूट एपिकल मेरिस्टेम दिखाया जा रहा है, और ये देखो ये शूट टिप है, और यहाँ पर आपको रूट एपिकल मेरिस्टेम दिखाया जा रहा है। इंटरकैलरी मेरिस्टेम, दिस मेरिस्टेम इज लोकेटेड इन बिटवीन द रीजन्स ऑफ परमानेंट टिश्यूज। इनको इंटरकैलरी क्यों बोलते हैं बेटा, आगे जाकर के जब अपन परमानेंट टिश्यूज पढ़ेंगे ना तो आपको पता चलेगा कि जो इंटरकैलरी मेरिस्टेम है वो दो परमानेंट टिश्यूज के बीच में लाया करते हैं। जैसे कि सपोज ये परमानेंट टिश्यू है, ये परमानेंट टिश्यू है, तो इसके बीच में आएगा इंटरकैलरी, तो इसलिए इसको ऐसा नाम दे देते हैं अपन, ठीक है। द इंटरकैलरी मेरिस्टेम्स आर यूजुअली फाउंड एट द बेस ऑफ द नोड एंड एट द बेस ऑफ द लीफ। दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रोथ ऑफ द लीव्स एंड इंटरनोड्स। इंटरनोड्स का एलोंगेशन एंड लीव्स की ग्रोथ के लिए बेटा यही इंटरकैलरी मेरिस्टेम रिस्पॉन्सिबल होते हैं। जैसे कि आपने एक पत्ती तोड़ ली है ना यहाँ से, जैसे कि ये लीफ है, उसका ये बेस है, पत्ती तोड़ ली आपने, यहाँ से आपने पत्ती को क्या करा, तोड़ लिया है ना, तोड़ लिया, तो पत्ती तो गई, लेकिन उसके बेस पर क्या था, उसके बेस पर वो था ये इंटरकैलरी मेरिस्टेम। तो सेल्स क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, और डिवीजन से क्या होगा, नए सेल्स बनेंगे, और नए सेल्स के कारण क्या होगा, नई पत्ती बन जाएगी। Lateral meristem, this meristem consists of cells which divide mainly in one plane and cause the organ to increase its diameter and girth. This meristem usually occurs on the lateral sides of both stems and roots. Okay, तो बेटा आज के सेशन के लिए बस इतना ही। आज अपन ने मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज का जो कॉन्सेप्ट है वो कंप्लीट कर लिया है। अब अपन मिलेंगे अगले सेशन में, और अगले सेशन में हम ये ट्राई करेंगे कि परमानेंट टिश्यूज भी कंप्लीट हो जाएं। तो मिलते हैं अपने अगले सेशन में, तब तक के लिए कीप लर्निंग विद डेफिनेट सक्सेस पाठशाला। और हाँ, अगर ये सेशन अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करिएगा, और जो हमारा चैनल है ठीक है उसको भी सब्सक्राइब करते हुए जाइएगा। तो मिलते हैं अपने अगले सेशन में, तब तक के लिए कीप लर्निंग विद डेफिनेट सक्सेस पाठशाला। बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे।